हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की जो वीडियो है वो है सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आपका जो जून 2025 का एससीएम का पेपर हुआ था स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का, उसका एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपको उसी दिन प्रोवाइड करवा चुका हूं जिस दिन आपका पेपर हुआ था। अगर आपने एमसीक्यू आंसर का वीडियो नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में जून 2025 सजेस्टेड आंसर की प्लेलिस्ट में, और वहां पे आपको एमसीक्यू आंसर तो मिल ही जाएंगे। बट आज हम यहाँ पे एससीएम का पूरा जो पेपर था जिसका सेक्शन बी, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, उसका आज हम यहाँ पे डिटेल्ड सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने जून 2025 में एग्जाम दिए हैं, और उन बच्चों के लिए भी जो कि जून 2025 के बाद एग्जाम में कभी भी अपीयर करने वाले हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व करके ही जाते हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाता है। अगर आप हमारे चैनल पे हो नए तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। ऑलरेडी मैं एसएफएम का सजेस्टेड आंसर आपको 100% डिटेल में प्रोवाइड करवा चुका हूं, और आज हम यहाँ पे एससीएम का डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। और हाँ, जो मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ में सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, अगर आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी मोबाइल ऐप का लिंक देखने को मिल जाएगा। मोबाइल ऐप डाउनलोड करके देन मोबाइल ऐप से आप इसका पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर पाओगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, सेक्शन ए जो है एमसीक्यू, इसका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूं। नहीं देखा है, जाइए प्लेलिस्ट में हमारे यूट्यूब चैनल की और वहां पे आप देख सकते हो। आज अपना टारगेट है सेक्शन बी जो है वो पूरा का पूरा हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको 7 क्वेश्चन गिवन थे और 7 में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। पेपर के पैटर्न में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं था, वही 5 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने थे। हर एक क्वेश्चन की वेटेज 14 मार्क्स की आपको देखने को मिल रही थी, जिसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे कॉस्टिंग ऑफ सर्विस सेक्टर का देखने को मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 2, सिंगल क्वेश्चन ऑफ 14 मार्क्स। क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। एयरवे लिमिटेड has hired an aircraft to specially operate between cities A and B। एक कंपनी है एयरवेल लिमिटेड, उन्होंने एक एयरक्राफ्ट हायर करा है जो कि वो सिटी ए और सिटी बी के बीच में ऑपरेट करने वाले हैं। ठीक है, ऑल द सीट्स आर इकोनॉमी क्लास एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। सीटिंग कैपेसिटी की अगर आप बात करोगे तो 260 पैसेंजर की है, लेकिन एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर जो होते हैं पर फ्लाइट में वो 240 रहते हैं। नॉर्मल मतलब ऑन एन एवरेज 240। एवरेज वन वे फेयर रहेगा ए से बी का 5,000 रुपए पर पैसेंजर का। फ्यूल की जो कॉस्ट है वो 90,000 रुपए है। फूड की जो कॉस्ट है ए टू बी, जो कि हम पैसेंजर से इसके लिए कुछ चार्ज नहीं करते, मतलब इस ये जो फेयर है इसके अंदर ऑलरेडी सब कुछ इंक्लूड है, बट हमारा तो खर्चा है कितना, 300 रुपए पर पैसेंजर। इसके अलावा कमीशन देना है ट्रेवल एजेंट्स को। सारी की सारी जो टिकट्स है वो थ्रू एजेंट्स ही हम बुक करते हैं। 10% ऑफ द फेयर, तो जो टोटल फेयर कलेक्शन होगा उसका 10% कमीशन जाएगा। इसके अलावा एनुअल लीज कॉस्ट जो है एलोकेटेड टू ईच फ्लाइट, हर एक फ्लाइट में लीज कॉस्ट एलोकेट की गई है 2 लाख रुपए की। ग्राउंड सर्विसेज, बैगेज हैंडलिंग, चेकिंग इन सर्विस कॉस्ट पर फ्लाइट 40,000 रुपए ये खर्चा है। इसके अलावा फ्लाइट क्रू की सैलरीज है 48,000। तो सर हम इजीली रेवेन्यू और कॉस्ट गिवन है हमारे पास। अब क्या हुआ, ये तो ए टू बी का हमारे पास डेटा गिवन है, लेकिन देयर इज एन ऑफर फ्रॉम अनदर एयरलाइन ऑपरेटर जॉम लिमिटेड। एक दूसरे एयरलाइन ऑपरेटर है जॉम लिमिटेड, उनका हमारे पास एक ऑफर आया। क्या ऑफर आया, फॉर ए स्टॉप ओवर एट डेस्टिनेशन डी। एक डेस्टिनेशन है डेस्टिनेशन डी, और ये डी कहां पे है, विच इज ऑन द वे फ्रॉम ए टू बी। मतलब सीन ये है कि ए यहां है, बी यहां है, तो डी यहां कहीं बीच में है। कहते हैं ऑन द वे फ्रॉम ए टू बी है, तो बीच में कहीं आएगा। इसके लिए कुछ ऑफर है हमारे पास। ड्यू टू दिस द फ्लाइट विल ऑपरेट फ्रॉम ए टू डी देन डी टू बी। कुछ इस तरीके से फ्लाइट ऑपरेट करनी पड़ेगी अगर हम जॉम लिमिटेड का ऑफर लेते हैं तो। द फॉलोइंग टर्म्स आर कंसीडर्ड फॉर स्टॉप ओवर। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो कि ए से डी, डी से बी, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। सर क्या,
50 सीट्स फ्रॉम D2B, ये वाला जो है D2B will be booked by Zom Limited at 2700 पर टिकट। जॉम लिमिटेड जो है वो आपकी 50 सीट बुक कर लेंगे डी से बी के लिए 2700 रुपए पर टिकट के अकॉर्डिंगली। वेदर और नॉट जॉम लिमिटेड इज एबल टू सेल देम टू इट्स कस्टमर। अब जॉम लिमिटेड उन टिकट का क्या करे क्या ना करे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो जॉम लिमिटेड से उन 50 टिकट के लिए 50 इंटू 2700 मिल जाना है। नो एजेंट कमीशन इज पेबल ऑन दिस टिकट। डायरेक्टली जॉम लिमिटेड से ट्रांजेक्शन है तो इसके लिए कोई कमीशन भी नहीं जाना। लेकिन हाउएवर snacks must be provided to these passengers also by Airway Limited at no further charges to passenger। लेकिन इनको भी स्नैक्स हमें प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है। A maximum of 60 tickets can be sold by Airways travel agent for A to D sector at a fare of 3000 per passenger। ये जो A to D है इसके लिए A to D जो है इसके लिए ये 60 टिकट्स बेच पाएंगे। देखो 50 टिकट जो है वो तो जॉम लिमिटेड ने ले लिया डी से बी के लिए। अब ए टू डी, पहले तो ए से बी चलता था, अभी क्या हो गया ए टू डी का रूट भी बन गया। तो जो हमारी खुद की कंपनी है एयरवे ट्रेवल और हमारे जो एजेंट्स हैं वो ए टू डी के लिए 60 टिकट सेल कर पाएंगे 3000 रुपए पर पैसेंजर के अकॉर्डिंगली। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। लेकिन अब हुआ क्या, पहले तो मैं डायरेक्ट ए से बी जाता था, अभी क्या है ए से डी, डी से बी, तो कुछ पैसेंजर हो जाते हैं नाराज। सिंपल सी बात है, नाराज कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई कुछ पैसेंजर को नॉन स्टॉप फ्लाइट लेनी होती है, जिसकी वजह से सिंस द स्टॉप ओवर वेस्ट मोर टाइम, टाइम तो ज्यादा लगेगा। 25 ऑफ एयरवेज ओरिजिनल पैसेंजर्स इन द ए टू बी सेक्टर विल वॉलंटरीली ड्रॉप आउट इन फेवर ऑफ अदर एयरलाइंस ऑफरिंग डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन ए टू बी। तो हम पहले बात कर रहे थे सर हमारे पैसेंजर होते हैं 240, लेकिन अगर आप ये स्टॉप ओवर वाला कॉन्सेप्ट रखोगे तो 25 पैसेंजर जो है वो आपकी टिकट्स नहीं लेने वाले, तो ये 240 नहीं 215 पैसेंजर ही आपके लिए रह जाने हैं, ये आपके लिए 215 पैसेंजर ही रह जाने हैं। बाकी कैलकुलेशन मैं करवाऊंगा, फिलहाल जस्ट एनालाइज करवा रहा हूं क्वेश्चन। ड्यू टू द स्टॉप ओवर जो फ्यूल कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी आपकी। पहले आपकी फ्यूल की कॉस्ट कितनी आती थी, 90,000 रुपए की, 90,000 रुपए की। ये जो 90,000 की कॉस्ट आती थी अब ये 1,35,000 हो जाएगी। ठीक है सर। इसके अलावा एडिशनल एयरपोर्ट लैंडिंग बैगेज हैंडलिंग चार्जेस ऑफ ₹19,000 पर स्टॉप ओवर विल हैव टू बी इनकर्ड बाय एयरवे लिमिटेड। इसके अलावा 19,000 रुपए का एडिशनल एयरपोर्ट लैंडिंग बैगेज हैंडलिंग चार्ज का खर्चा भी लगेगा। ठीक है। एयरवे लिमिटेड विल हैव टू सर्व स्नैक्स टू ऑल द पैसेंजर इन द D2B। सर बिल्कुल, ये जो D2B है ऊपर ही बात हो गई थी कि स्नैक्स तो देना पड़ेगा सबको, तो स्नैक्स हम सबको देंगे। एयरवे लिमिटेड विल हैव टू सर्व स्नैक टू ऑल द पैसेंजर इन द D2B सेक्टर एट नो चार्ज टू पैसेंजर, और ईच स्नैक की जो कॉस्ट है वो 200 रुपए होगी। और ये जो कॉस्ट है दिस विल बी इन एडिशन टू द ओरिजिनल फूड एट ₹300 सर्व्ड इन द A2D सेक्टर। मतलब पहले आप ये जो 300 रुपए पर पैसेंजर फूड की कॉस्ट लगा रहे थे ये तो आएगी आएगी, ये वाली कॉस्ट तो अब हम लगा देंगे यहीं पे A2D में, फिर D2B में वापस से 200 रुपए पर पैसेंजर स्नैक का खर्चा भी आपको इनकर करना पड़ेगा। अज्यूम करो दैट फ्यूल कॉस्ट आर नॉट अफेक्टेड बाय द एक्चुअल नंबर ऑफ पैसेंजर इन द फ्लाइट। कहने का मतलब यह है कि फ्यूल कॉस्ट को आप फिक्स्ड कॉस्ट मान के चलो। इग्नोर नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन एडिशनल वेयर एंड टियर टू एयरक्राफ्ट ड्यू टू द एक्स्ट्रा लैंडिंग और टेक ऑफ, बाकी कुछ खर्चा नहीं लेना। क्वेश्चन की डिमांड है 2। पॉइंट नंबर ए, विदाउट कंसीडरिंग जॉम लिमिटेड ऑफर। सबसे पहले तो ये जो A2D वाला कॉन्सेप्ट था इसको भूल जाओ कहते हैं, क्योंकि जॉम लिमिटेड का ऑफर कंसीडर किए बिना बताओ एनालाइज द प्रॉफिट अर्न्ड बाय एयरवे लिमिटेड पर फ्लाइट फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। सर ए से बी का क्या प्रॉफिट होगा वो बताओ, अगर हम जॉम लिमिटेड की बात ही नहीं करते। इसका मतलब अगर आप केवल और केवल ऊपर ऊपर का क्वेश्चन यहां से लेकर यहां तक का क्वेश्चन एनालाइज करो तो कहते हैं बताओ प्रॉफिट क्या होगा। तो सर इसके लिए आप सिंपल अपना एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट शो कर सकते हो, ये एमसीक्यू के आंसर है। इसके लिए आप सिंपल अपना एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट शो कर सकते हो। क्वेश्चन ने हमें क्लियरली बोला है कि 240 पैसेंजर होंगे, 5,000 रुपए पर पैसेंजर हम चार्ज करेंगे, तो 240 इंटू 5,000 12 लाख रुपए का आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। इसके लिए आपको काफी सारे खर्चे करने हैं,
जिसके लिए फ्यूल की कॉस्ट आएगी 90,000 की, कॉपी पेस्ट। इसके बाद आपको 300 रुपए पर पैसेंजर फूड की कॉस्ट बियर करनी है। 240 पैसेंजर होंगे तो 240 इंटू 300 इट विल बी 72,000 का फूड की कॉस्ट आ जाएगी जो नंबर ऑफ पैसेंजर पे है। तो ये कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होगी, इस वजह से मैंने यहाँ पे वी लिख दिया, वी मतलब वेरिएबल कॉस्ट। इसके अलावा कमीशन देना है ट्रेवल एजेंट को ऑल टिकट्स पे, तो आपका जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो हुआ 12 लाख का, तो 12 लाख का 10% 1,20,000 रुपए आपको कमीशन देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये सेल पे डिपेंड करता है, जितने पैसेंजर होंगे उसके हिसाब से है, तो ये भी एक वेरिएबल कॉस्ट होगी, तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। इसके अलावा लीज की कॉस्ट होगी 2 लाख रुपए। ऑफ कोर्स सर ये फिक्स्ड मानी जाएगी, फिक्स्ड ट्रीट की जाएगी। इसके अलावा ग्राउंड सर्विसेज एटसेट्रा आ जाएगा 40,000 रुपए का, ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है। इसके अलावा फ्लाइट क्रू की सैलरी तो फिक्स्ड होगी 48,000 की, 48,000 की। तो बस सर रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करोगे आपको आपका प्रॉफिट पता चल जाएगा। 6,30,000 रुपए आपका प्रॉफिट आएगा, 6,30,000 रुपए आपका प्रॉफिट आएगा अगर हम जॉम्ब लिमिटेड की बात भी नहीं करते तो। क्वेश्चन की सेकंड डिमांड अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट है एनालाइज द ब्रेक इवन नंबर ऑफ पैसेंजर फॉर ईच फ्लाइट फ्रॉम सिटी ए टू बी। सर ब्रेक इवन का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर पैसेंजर। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर पैसेंजर। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की बात करूं तो 48,000 इज द फिक्स्ड कॉस्ट। सिंपल आप ऐड कर लो, फ्यूल कॉस्ट 90,000 रुपए प्लस सर ये फिक्स्ड है 90,000 प्लस लीज कॉस्ट 2 लाख फिक्स्ड है, प्लस ग्राउंड सर्विसेज एटसेट्रा फिक्स है 40,000 प्लस 48,000 जो है फ्लाइट क्रू की सैलरी ये भी फिक्स है। तो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी 3,78,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर पैसेंजर। एक पैसेंजर से हम चार्ज करते हैं 5,000 रुपए, एक पैसेंजर से हम चार्ज करते हैं 5,000 रुपए। और सर एक पैसेंजर के लिए हमारी कॉस्टिंग क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट के नाम पे आपकी दो कॉस्ट है, 72,000 एक है, 1,20,000 एक है। तो 1,92,000 की कॉस्ट है कितने पैसेंजर के लिए, 240 के लिए, तो डिवाइड बाय 240, 800 रुपए आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। तो 5,000 रुपए चार्ज कर रहे हो, 800 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है, तो 4,200 रुपए 4,200 जो है वो आपका कंट्रीब्यूशन आ गया पर पैसेंजर। तो आपका आंसर होगा 90 पैसेंजर। जब तक 90 पैसेंजर आपके पास आएंगे तब तक तो आप अपना ब्रेक इवन अचीव कर पाओगे। और इस रिक्वायरमेंट में जॉम्ब लिमिटेड का हमने कोई यूज नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियरली बोला था विदाउट कंसीडरिंग द जॉम्ब ऑफर। तो ये तो आपको करना था क्वेश्चन नंबर पार्ट ए में। आप अपना देखो कितना आपने ठीक किया है। इसके अलावा बी जो पार्ट है कहते हैं कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ जॉम्ब लिमिटेड ऑफर। अब आप जॉम्ब लिमिटेड का ऑफर भी ले लो। एनालाइज द एडिशनल प्रॉफिट अर्न्ड बाय एयरवे लिमिटेड फ्रॉम जॉम्ब लिमिटेड ऑफर। अगर हम जॉम्ब लिमिटेड का ऑफर ले लेते हैं तो बताओ एडिशनल प्रॉफिट क्या होगा। तो सर इसके लिए और साथ में एडवाइस भी पूछी है विद द जस्टिफिकेशन वेदर द एयरवे लिमिटेड शुड एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ जॉम्ब और नॉट। तो सिंपल सी बात है, पहले पॉइंट के अकॉर्डिंगली अगर यहाँ पे बी पॉइंट में मेरा प्रॉफिट बढ़ गया तो मैं जॉम्ब लिमिटेड का ऑफर ले लूंगा, कम हो गया तो रिजेक्ट कर दूंगा। क्वेश्चन है डिटेल्ड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट जरूरी नहीं है, आप केवल और केवल जो रेलिवेंट फिगर है कॉस्ट रेवेन्यू एनालिसिस की वो शो कर दो। मतलब क्वेश्चन चाहता है कि आप केवल और केवल एडिशनल जो डेटा है उसके बेसिस पे कैलकुलेशन कर दो, पूरा स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, पूरा स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो सबसे पहले मैंने एक काम किया, अभी क्या है मेरा जो फ्लाइट का शेड्यूल है वो कुछ इस तरीके से है कि ए से डी और डी से बी जाना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकाला है ए से डी का। क्यों निकाला है, क्योंकि सर क्वेश्चन ने कहा था इस सिचुएशन में आप जो एयरवे लिमिटेड हो वो 3,000 पर पैसेंजर चार्ज करोगे 60 टिकट्स के लिए। तो सर इसका मतलब 3,000 रुपए मैं चार्ज करूंगा अपने कस्टमर से ए से डी के लिए। इसके लिए मुझे फूड देना पड़ेगा क्योंकि मेरी वेरिएबल कॉस्ट के नाम पे दो कॉस्ट थी, फूड और कमीशन। तो एक तो 300 रुपए का फूड है, क्वेश्चन ने खुद ही बोला है कि जो स्नैक्स वगैरह है वो एडिशनली है, ये 300 का तो देना ही देना पड़ेगा। 10% आप कमीशन देते हो तो 300 रुपए आपको कमीशन भी देना पड़ेगा। मतलब ए से डी जो पैसेंजर जाएंगे उनसे मैं 2,400 रुपए का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कमा सकता हूं, उनसे मैं
2400 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमा सकता हूं। तो मैंने यहां पे एडिशनल प्रॉफिट का स्टेटमेंट बनाया है। सर ए से डी से बी ले लो। चलो पहले मेरा रूट क्या है, मेरा रूट ये था ए से डी और डी से बी। तो एडिशनल क्या होगा सर, एक तो मैंने क्या किया, जॉम लिमिटेड जो है उनको 50 टिकट बेच दी थी। जॉम लिमिटेड ने बोला था मुझे 50 टिकट दे दो 2700 रुपए के हिसाब से, तो ये मेरा रेवेन्यू आया एडिशनली। तो 2700 इंटू 50, एक तो मेरा ये एडिशनल रेवेन्यू आ गया 1,35,000 रुपए का, 1,35,000 रुपए का। इसके अलावा ध्यान देना, ये मैंने ए से डी का कंट्रीब्यूशन लिया है। अब कई बच्चों ने क्या किया होगा, गलती हो सकती है कि यहां पे क्वेश्चन ने बोला था 60 टिकट मैं सेल कर सकता हूं 3,000 रुपए पर पैसेंजर के हिसाब से, तो हो सकता है कुछ बच्चों ने यहां पे 60 टिकट ले लियो। लेकिन आप यहां पे एडिशनल की बात कर रहे हो केवल और केवल, यहां पे आप केवल और केवल एडिशनल की बात कर रहे हो। तो 60 टिकट्स एडिशनल नहीं है, एडिशनल केवल और केवल 50 टिकट ही है कि भाई डी से बी जो है वो 50 टिकट इन्होंने ले ली। तो इन्हीं 50 टिकट की हम बात कर रहे हैं कि डी से बी तो इन्होंने ले ली है 50 टिकट, तो ए से डी ये जो 50 टिकट्स है वो मैं खुद सेल कर सकता हूं, 50 टिकट 2400 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाऊंगा हर एक टिकट पे, तो 1,20,000 रुपए का ये कंट्रीब्यूशन, 1,20,000 रुपए का ये मैं कंट्रीब्यूशन कमा लूंगा। इसके अलावा आपको कुछ नुकसान भी होने वाला है। सर क्या नुकसान होने वाला है, ध्यान से देखना। 25 टिकट तो क्वेश्चन ने साफ साफ ही बोली है कि सिंस द स्टॉप ओवर वेस्ट मोर टाइम 25 ऑफ द एयरवेज ओरिजिनल पैसेंजर इन द ए टू बी सेक्टर विल वॉलंटरली ड्रॉप आउट इन फेवर ऑफ अदर लाइंस। सर 25 पैसेंजर तो मेरे ये गए, लेकिन सर आपने यहाँ पे 30 क्यों किया है, 30 क्यों किया है? 25 पैसेंजर तो देखो ये है। अब ध्यान देना, मेरी कैपेसिटी कितनी है सर, मेरी टोटल कैपेसिटी है 260, मेरी टोटल कैपेसिटी कितनी थी 260। अब जब 260 पैसेंजर की मेरी कैपेसिटी थी, 25 पैसेंजर ये चले गए और मैं यूज कितनी कर रहा था वो भी देख लो, मैं यूज कर रहा था 240, तो 20 की कैपेसिटी तो मेरे पास वैसे भी फालतू पड़ी हुई थी, ठीक है। मैं 240 यूज कर रहा था, मेरी कैपेसिटी थी 260 की। ये जो 240 पैसेंजर थे, 240 पैसेंजर जो थे, इसमें से भी 25 तो खुद ही ड्रॉप आउट कर गए। तो 240 में से जब 25 ड्रॉप आउट कर गए, तो मेरी जो सीट्स की ऑक्यूपेंसी है ए से बी, मेरी जो सीट की ऑक्यूपेंसी है ए से बी वो बची 215, वो बची मेरी 215। लेकिन मैं ए से बी 215 टिकट बेच नहीं पाऊंगा, मैं ए से बी 215 टिकट बेच नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं बेच पाऊंगा? क्योंकि जॉम्ब ने ये जो रूट है ए से डी और डी से बी, इसमें इस वाले रूट की 50 टिकट्स जॉम्ब ने ले ली। तो सर मेरे पास कैपेसिटी तो 260 की थी, 50 टिकट इनको दे दी, तो मेरे पास तो 210 ही बची ना, मेरे पास 210 ही बची, जबकि मुझे जरूरत कितनी थी 215 की थी। तो ये 5 पैसेंजर मुझे खुद सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, ये 5 पैसेंजर मुझे खुद सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। तो 25 पैसेंजर तो खुद ड्रॉप आउट कर गए, 5 पैसेंजर को मुझे ड्रॉप आउट करवाना पड़ेगा, क्योंकि मैं केवल और केवल 210 टिकट ही बेच पाऊंगा, मैं केवल और केवल 210 टिकट ही सेल कर पाऊंगा ए से बी के लिए, ए से बी के लिए। अब ये जो 210 टिकट है मेरे पास, इसको भी ध्यान से समझ लो, ये जो 210 टिकट है मेरे पास, 210 टिकट है मेरे पास, तो यहां पे 5 का मुझे ये नुकसान हो गया और 25 का मुझे ये नुकसान हो गया, तो 30 टिकट पे मुझे नुकसान हो गया कितना सर? मुझे 30 टिकट पे नुकसान हो गया कितना? 4200 रुपए के हिसाब से, 4200 के हिसाब से, 4200 के हिसाब से। सर ये 4200 कौन सा है? ये वाला कॉन्ट्रीब्यूशन जो मैं पहले कमाता था। तो इस वजह से यहाँ पे 25 तो खुद ड्रॉप आउट कर गए और 5 मुझे मजबूरी में करना पड़ेगा, क्योंकि 260 पैसेंजर की कैपेसिटी 50 मैं ऑलरेडी जॉम वालों को दे चुका हूं, तो अकॉर्डिंगली केवल और केवल 210 ही मैं सेल आउट कर पाऊंगा, तो 5 का ये नुकसान है। तो 30 इंटू 4200 ये 1,26,000। यही तो रीजन है जिसकी वजह से हमने ए टू डी में केवल और केवल ये 50 ही रखा है। क्यों? अगर मैं ए टू डी में ये 60 कर दूंगा, ध्यान देना मेरी बात पे, मैं अगर ए से डी में ये 60 टिकट जो मैक्सिमम सेल कर सकता हूं, अगर मैं 60 टिकट यहां पे बेच दूंगा, तो ध्यान दो होगा क्या?
मैं 10 टिकट जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे 2400 पे तो बेच लूंगा, लेकिन उन 10 टिकट पे फिर मुझे 4200 रुपए जो है, 4200 रुपए जो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये कहां की समझदारी है कि मैं 10 टिकट पे 2400 रुपए कमाने के लिए 4200 सेक्रीफाइस कर दूं। दिस इज द रीजन जिसकी वजह से यहाँ पे 60 नहीं, यहाँ पे 50 ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 60 लेने का मतलब आपको यहाँ पे 10 टिकट और कम करनी पड़ेगी। ए से बी वाली जो 210 टिकट बची थी उसमें फिर क्या होगा, अगर आप ये बोल दोगे सर मैंने ए से डी में 60 बेच दी, तो 50 टिकट तो खाली पड़ी थी। क्यों खाली पड़ी थी? क्योंकि मैंने 50 टिकट यहाँ पे जॉम को दी हुई थी, तो ए से डी 50 टिकट तो मेरी खाली पड़ी थी, लेकिन 10 टिकट अगर मैंने और एक्स्ट्रा बेच दी तो यहाँ पे 10 पैसेंजर को मुझे और ड्रॉप आउट करना पड़ेगा ए से बी के लिए, वो मेरे लिए ज्यादा नुकसानदायक होगा। जिसकी वजह से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ए से डी के लिए 50 टिकट ही, और यहाँ पे 25 टिकट तो जो खुद ड्रॉप आउट कर गए, 5 टिकट मेरी कैपेसिटी कांस्टेंट की वजह से मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। बस इसके अलावा क्वेश्चन ने खुद ही क्लियर किया था कि स्नैक्स आपको देने पड़ेंगे सभी पैसेंजर को जो डी से बी में बैठे होंगे, 200 रुपए के एडिशनल कॉस्ट आएगी। पैसेंजर सर 260 है टोटल, तो 260 इंटू 200, 52,000 रुपए का ये खर्चा आ गया आपका। इसके अलावा क्वेश्चन ने कहा था पहले हमारा जो 90,000 रुपए का खर्चा था फ्यूल का वो 1,35,000 हो जाएगा, मतलब 45,000 का खर्चा फ्यूल का बढ़ गया। सर बढ़ गया। इसके अलावा हमारा लैंडिंग बैगेज का खर्चा 19,000 से बढ़ गया। सर बिल्कुल बढ़ गया। तो आपको यहाँ पे गेन होगा 13,000 रुपए का, 13,000 का गेन होगा, और गेन है तो ऑफकोर्स आपको जॉम लिमिटेड का जो ऑफर है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको कॉस्टिंग ऑफ सर्विस सेक्टर में से अटेम्प्ट करना था। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा है, तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए होंगे। मेरे हिसाब से पहला पॉइंट तो आपने बिल्कुल टिक कर दिया होगा, ब्रेक इवन पॉइंट वाला और प्रॉफिट वाला। दूसरे पॉइंट में मे बी आपने यहां पे कुछ मिस्टेक करी हो, मुझे लग रहा है यहां पे मिस्टेक हो सकती है। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 2 फॉर 14 मार्क्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर हम जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन था। मैं इसका क्रक्स आपको दे रहा हूं, बाकी इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट वगैरह बहुत इजीली बनाए जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट किए गए, पार्ट ए में ट्रांसफर प्राइसिंग के साथ साथ पार्ट बी में टारगेट कॉस्टिंग का क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 दोनों ही पार्ट इजी थे, ट्रांसफर प्राइसिंग का पार्ट भी इजी था, और पार्ट बी टारगेट कॉस्टिंग वाला तो ऐसा क्वेश्चन था जो आपने सेम फिगर के साथ अपनी क्लासेस में ऑलरेडी करा हुआ ही था। क्वेश्चन नंबर 3A, रीगल लिमिटेड is organized into two division. Division X produces a component which is used by division Y in making of a final product. Division X एक component बनाते हैं जिसको division Y यूज करके एक final product बना लेते हैं। The final product is sold for ₹540 each, ठीक है। Division X has capacity to produce 2500 units. X की कैपेसिटी 2500 यूनिट 2500 कंपोनेंट बनाने की है, एंड डिवीजन Y कैन परचेज द एंटायर प्रोडक्शन, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो डिवीजन X की इस कंपोनेंट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट आती है 256.50। दिस इज द मोस्ट रेलेवेंट फिगर। डिवीजन X इन्फॉर्म्ड दैट ड्यू टू इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन इट्स डेप्रिसिएशन कॉस्ट हैड गॉन अप and hence wanted to increase the price of component to be supplied to division Y to ₹297। अब डिवीजन X कहता है हमने एक नई मशीन लगा ली है, डेप्रिसिएशन की कॉस्ट बढ़ गई, तो हम 256.50 को 297 कर रहे हैं। लेकिन डिवीजन Y का कहना है कि मैं तो ये कंपोनेंट बाहर से खरीद सकता हूं 270 रुपए में, तो मैं आपसे 297 में क्यों खरीदूं। वेरिएबल कॉस्ट आती है डिवीजन Y की इस कंपोनेंट को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज 202.5 एक्सक्लूडिंग कंपोनेंट कॉस्ट। अलग अलग कॉस्ट है। डिवीजन Y जब इस कंपोनेंट पे काम करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो डिवीजन Y की कॉस्ट है 202.5। सिंपल अगर मैं इसके आंसर दे दूं आपको, तो एनालाइज एंड प्रेजेंट द स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑफ ईच डिवीजन एंड द कंपनी एज ए होल। तो पोजीशन वगैरह, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट वगैरह तो आप खुद बना लेना। मेन मैं जो पॉइंट्स है इनके आंसर बता रहा हूं आपको। होल taking each of the following situation separately. Point number 1, if there is no alternative use of the production facility of division X, कहते हैं डिवीजन X की जो फैसिलिटी है उसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है,
सर जब कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होने का मतलब नहीं बनता। विल द कंपनी बेनिफिट इफ डिवीजन वाई बाई फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर 270 पर कंपोनेंट? सर आंसर इज नो। कंपनी बेनिफिट में नहीं होगी अगर कंपनी 270 रुपए में खरीदेगी तो। रीजन बीइंग कि प्रोडक्शन एक्स की फैसिलिटी का कोई यूज नहीं है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर डिवीजन वाई डिवीजन एक्स से लेती है तो कंपनी को कॉस्ट आती है 256.5। अगर डिवीजन वाई बाहर से खरीदती है तो कंपनी को कॉस्ट आती है 270। तो दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट मैंने यहाँ पे देखो बनाए नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट आप इजीली बना सकते हो। 270 लेकर एक बार कैलकुलेशन कर लो और एक बार सिंपल अगर मैं आपको बता दूं तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी ये होनी है कि 540 रुपए। सर 540 में से एक बार आप 256.5 माइनस करोगे, एक बार 202.5 माइनस करोगे, एक बार 540 में से आप 270 और 202.5 माइनस करोगे। सिंपल सी बात है, ऑफ कोर्स ये 256 वाला बेनिफिशियल होगा। तो मैंने यहाँ पे सीधे सीधे आंसर प्रेजेंट किए हैं कि अगर कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है तो एक्स की वेरिएबल कॉस्ट है 256.5। बाहर से अगर आप खरीदते हो, बाहर से अगर आप खरीदते हो तो उस सिचुएशन में 270 रुपए की कॉस्टिंग है। तो सिंपल सी बात है, मैं 270 के लिए क्यों जाऊंगा, कंपनी 270 के लिए क्यों अलाउड करेगी? तो इट शुड नॉट परचेज फ्रॉम आउटसाइड। आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एक बार बना के देख लेना, 540 माइनस 256.5 माइनस अपना 202.5 वाई की कॉस्ट, और इधर 540 माइनस 270 और 202.5 मल्टीप्लाई कर लेना नंबर ऑफ यूनिट 2500 से, आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाता है। सेकेंड पॉइंट कहता है इफ देयर इज नो ऑल्टरनेटिव यूज फॉर द प्रोडक्शन फैसिलिटी ऑफ डिवीजन एक्स। डिवीजन एक्स की प्रोडक्शन फैसिलिटी का अभी भी कोई यूज नहीं है, लेकिन सेलिंग प्राइस फॉर द कंपोनेंट इन द आउटसाइड मार्केट ड्रॉप बाय 20.25। लेकिन ये जो सेलिंग प्राइस मार्केट में था 270 रुपए, ये गिर गया 20.25 से, तो सर ये मार्केट में 249.75 हो गया। हमारी तो खुद की कॉस्ट आ रही थी 256.5, मार्केट में आपको 249.75 में मिल जाएगा। सर खरीद लो। शुड डिवीजन वाई परचेज फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर? यस बिल्कुल। अगर मेरी कॉस्ट खुद की बनाने की 256.5 आएगी और बाहर मुझे 249.75 में मिल जाएगा, तो एक साइड में मैं करूंगा 540 माइनस 256.5 माइनस 202.5 मल्टीप्लाई यूनिट 2500। दूसरी साइड में मैं करूंगा 540 माइनस 249.75 माइनस 202.5 मल्टीप्लाई बाई 2500। तो ऑफकोर्स मेरे लिए बेनिफिशियल क्या होगा, जहां कम कॉस्टिंग है वही तो बेनिफिशियल होगा, तो परचेज कर लो। इसके बाद अगर हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन कहता है ट्रांसफर प्राइस क्या फिक्स करोगे इन अबव सर्कमस्टांसेस। मतलब इन दोनों केसेस में आप ट्रांसफर प्राइस क्या रखोगे? तो सर पहले केस में हम चाहते हैं कि डिवीजन वाई बाहर से ना खरीदे, तो हम ट्रांसफर प्राइस सेट करेंगे 256.5। दूसरे केस में हम चाहते हैं कि डिवीजन वाई बाहर से खरीद ले, तो भी हम 256.5 ही बताएंगे ताकि वो बाहर से खरीद ले। तो दोनों ही केसेस में आप ट्रांसफर प्राइस जो सेट करोगे दैट विल बी 256.5। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3A, ट्रांसफर प्राइसिंग। इजी क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप अपनी क्लासेस में करके जाते हो, किसी तरीके का कोई नया पॉइंट नहीं था। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फेस हो सकती थी अगर आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो। बाकी तो कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आपको करवाए हैं एससीएम के अंदर। एससीएम की हमारी जो कवरेज है क्लासेस की, अप्रॉक्स जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं उनको पता है कि सर हमारे एससीएम की जो कवरेज है वो 230 प्लस आवर्स की है, 230 प्लस घंटों की है। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता जो आपका आउट ऑफ सिलेबस लाइक आ जाए, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी आपका होता है, जो कि ऑफ कोर्स क्लासेस में आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 3B जो है, सेम क्वेश्चन आपने अपने क्लासेस में करा हुआ है विदाउट एनी फिगर चेंज। आंसर भी हो सकता है कुछ बच्चों को इसके याद हो गए हो। क्वेश्चन नंबर 3B, अश्लील कंपनी हैज द कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 80,000 यूनिट्स एंड प्रेजेंटली सेल्स 20,000 यूनिट्स एट ₹100 ईच। सर वैसे तो कैपेसिटी 80,000 यूनिट की है, लेकिन प्रेजेंटली 20,000 यूनिट जा रही है, सेल हो रही है 100 रुपए के हिसाब से। डिमांड इज सेंसिटिव टू सेलिंग प्राइस एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट फॉर एवरी रिडक्शन ऑफ ₹10 इन सेलिंग प्राइस डिमांड इज डबल्ड। सर अगर आप सेलिंग प्राइस में 10 रुपए कम करोगे, डिमांड आपकी डबल होती रहेगी। तो सिंपल सी बात है, अभी आपकी डिमांड कितनी है 20,000,
किस रेट पे? 100 रुपए पे। तो 100 रुपए पे अगर डिमांड 20,000 है, तो अगर मैं 100 को 10 रुपए से कम करूं, मतलब 90 करूं, तो डिमांड डबल होके 40,000 हो जाएगी। फिर अगर 10 रुपए और कम कर दूं, 90 से 80 पे आ जाऊं, तो मेरी डिमांड 40 से 80 हो जाएगी। बस यही तो मेरी कैपेसिटी है, तो आगे तो कैलकुलेशन करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। क्वेश्चन की पहली डिमांड है, कैलकुलेट द टारगेट कॉस्ट एट फुल कैपेसिटी। सर सेलिंग प्राइस तो पता चल गया 80 रुपीज का होगा, प्रॉफिट मार्जिन आपको चाहिए 25% सेल का। तो सर सिंपल सी बात है, अगर 80 रुपए का 25% मतलब 20 रुपए अगर मुझे प्रॉफिट रखना है, तो टारगेट कॉस्ट मेरी 60 रुपए होनी चाहिए। तो टारगेट कॉस्ट पर यूनिट फुल कैपेसिटी 80 रुपए का सेलिंग प्राइस होगा और 25% मार्जिन चाहिए, तो आपको टारगेट कॉस्ट रखना पड़ेगा 60 रुपए पर यूनिट। पहले पॉइंट का आंसर यही था। सेकेंड पॉइंट, एसेस द कॉस्ट रिडक्शन स्कीम एट फुल कैपेसिटी। कहते हैं फुल कैपेसिटी पे हमें अपनी कॉस्ट को कितना कम करना पड़ेगा। क्या चाहिए आपको? इफ एट द प्रेजेंट लेवल 40% ऑफ द कॉस्ट इज वेरिएबल। प्रेजेंटली मेरी जो भी कॉस्ट है उसमें 40% मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। प्रेजेंटली मेरी जो भी कॉस्ट है वो उसमें मेरी 40% वेरिएबल कॉस्ट है, एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 36 लाख रुपए की है। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो 36 लाख रुपए की है, ये तो आपके पास गिवन है, तो ये कैलकुलेशन तो आपको करने की जरूरत नहीं है। बट वेरिएबल कॉस्ट तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो प्रेजेंट क्वेश्चन ने देखो ध्यान से क्या कहा था कि प्रेजेंट लेवल पे मेरी 40% कॉस्ट जो है वो वेरिएबल है, और प्रेजेंटली आपका सेलिंग प्राइस कितना है? 100 रुपए। तो सर प्रेजेंटली आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना चल रहा था? 100 रुपए। आपका प्रॉफिट मार्जिन का टारगेट क्या था? 25%। तो इसका मतलब प्रेजेंटली आपकी जो कॉस्ट है वो 75, और उसके अंदर 40% मतलब 75 का 40%, 75 का 40% 30 रुपए आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। 75 का 40% 30 रुपए आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, और फिक्स्ड कॉस्ट तो 36 लाख आई जाएगी, क्योंकि 30 रुपए आपकी अगर वेरिएबल कॉस्ट है, 45 रुपए आपकी फिक्स्ड कॉस्ट थी, तो 45 इंटू 80,000, 36 लाख रुपए आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। ये तो 36 लाख रुपए वगैरह तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, 36 लाख रुपए तो आपको ऑलरेडी फिक्स्ड कॉस्ट गिवन ही है। हमें क्या बताना है? हमें कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम बताना है। तो वेरिएबल कॉस्ट अगर फुल कैपेसिटी पे बात करूं, तो सर हमारी वेरिएबल कॉस्ट है 30 रुपए, फुल कैपेसिटी 80,000, तो 24 लाख रुपए, 24 लाख रुपए तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, 36 लाख रुपए मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है, तो 60 लाख रुपए जो है फुल कैपेसिटी मेरी टोटल कॉस्ट आ रही है, टोटल कॉस्ट आ रही है। जबकि टारगेट कॉस्ट की बात करें, तो टारगेट आपका 60 रुपए का था, तो 80,000 यूनिट पे टारगेट कॉस्ट मेरी कितनी आनी चाहिए थी? 48। मेरी कॉस्ट आ रही है 60 लाख, आनी चाहिए 48 लाख, तो आपको कॉस्ट रिडक्शन कितना करना पड़ेगा? 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए का आपको कॉस्ट रिडक्शन करना पड़ेगा। ये था आपका सेकेंड रिक्वायरमेंट। थर्ड रिक्वायरमेंट ने कहा अगर मुझे चाहिए रेट ऑफ रिटर्न 16% का, तो बताओ मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट फुल कैपेसिटी में मुझे कितना करना पड़ेगा। सर रिटर्न कितनी चाहिए मुझे? 16% की। तो अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट है फुल कैपेसिटी पे 80 रुपए का मैंने सेलिंग प्राइस डिसाइड किया यहां पे, जिसका 25% अपने को प्रॉफिट चाहिए, तो 20 रुपए पर यूनिट प्रॉफिट चाहिए आपको। 80,000 यूनिट पे मतलब आपको 16 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए। तो अगर आपका 16 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है वो 16% रिटर्न है, तो आपको 100 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आप 16 लाख रुपए का प्रॉफिट यहां पे कमा पाओगे। सेम क्वेश्चन आपने ऑलरेडी अपने साथ करा हुआ है, इसमें आपके 7 आउट ऑफ 7 आने चाहिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसमें आपके 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स आने चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट किया है, 14 में से अगर आपके 7-8 नंबर भी आ जाएं तो ठीक है, और अगर पूरा अच्छा हुआ है, पूरा सही हुआ है, तो कहना ही क्या है, बहुत अच्छी बात है। बट मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों ने 50 की बजाय 60 यूनिट कंसीडर कर ली होगी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। पता नहीं कितने ही क्वेश्चन आप ऑलरेडी अपनी क्लासेस में करके जाते हो, और बी पार्ट जो था वो थ्योरी अटैच इसके साथ कर दिया था। सर पहले क्वेश्चन नंबर 4 ए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ए, PASN लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 4 प्रोडक्ट्स नेमली A, B, C और D using the same plant and process. The following information relate to a production period
हमें बता दिया कि प्रोडक्ट ए की 720, बी की 600, सी की 480 और डी की 504 यूनिट्स हम बनाने वाले हैं। द 4 प्रोडक्ट्स आर सिमिलर, चारों प्रोडक्ट सेम तरीके के हैं। मान लो चारों साबुन है तो 4 तरीके की साबुन है, आप ये मान के चलो। एंड यूजुअली प्रोड्यूस्ड इन प्रोडक्शन रन चलता है 24-24 यूनिट का, और सोल्ड आप करते हो 12-12 यूनिट के। मतलब बनाते वक्त तो 24-24 यूनिट एक साथ बनाते हो, बेचते वक्त 12-12 यूनिट का लॉट बेचते हो। The total overhead incurred by the company for the period are as follows: machine operation and maintenance cost, setup cost, store receiving, inspection और material handling and dispatch। अगर मैं इस ओवरहेड का एक बार टोटल देख लूं, पता नहीं आगे जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बट एक बार टोटल तो कर लिया मैंने, 1,10,592 आ गया। During the period, the following cost drivers are to be used for the overhead cost। आपने ये कॉस्ट तो ऊपर आपकी 5 थी, लेकिन नीचे आपने केवल और केवल 4 ही एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करी है। सेटअप कॉस्ट के लिए आपको नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन कंसीडर करना है, स्टोर रिसीविंग के लिए आपको रिक्विजिशन रेज लेना है, इंस्पेक्शन के लिए फिर से नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, और मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच के लिए ऑर्डर एग्जीक्यूटेड आपको कंसीडर करना है। सेम क्वेश्चन आपने करा हुआ है सर, फिगर चेंज थी बस उसके अंदर। इट इज ऑल्सो डिटरमाइंड दैट एक आपका खर्चा रह गया, सेटअप, स्टोर रिसीविंग, इंस्पेक्शन, मटेरियल हैंडलिंग तो ले लिया, आपका मशीन ऑपरेशन मेंटेनेंस रह गया। तो क्वेश्चन ने बोला मशीन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट शुड बी अपोर्शनड बिटवीन सेटअप कॉस्ट, स्टोर रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन। कहते हैं जो खर्चा ऊपर रह गया उसको इन तीनों में आपने बांट देना है इन द रेशियो 4:3:2। तो ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस 63,000 को 4:3:2 के प्रोपोर्शन में बांटकर हम सेटअप, स्टोर रिसीविंग और इंस्पेक्शन में ही ऐड कर लेंगे। नंबर ऑफ रिक्विजिशन रेज्ड ऑन स्टोर इज 50 फॉर ईच प्रोडक्ट। तो 4 प्रोडक्ट तक टोटल रिक्विजिशन हो गए 200, एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूटेड है 192, और ईच ऑर्डर जो है वो 12 यूनिट का है, वो तो ऊपर ही अपने को पता चल गया था। तो 192 ऑर्डर आपने एग्जीक्यूट किए हैं। क्वेश्चन की डिमांड है एनालाइज द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग रिकवरी रेट। तो सर आपको सबसे पहले तो कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। आंसर आपके लिए तैयार है सर। सबसे पहले तो कॉस्ट ड्राइवर रेट के लिए मैंने यहाँ पे एक्टिविटी के नाम लिख लिए हैं, सेटअप कॉस्ट, स्टोर रिसीविंग, इंस्पेक्शन और मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच। अब इनकी कॉस्ट की बात करें तो इनकी खुद की जो कॉस्ट है वो तो आप सीधा सीधा कॉपी कर ही सकते हो, 20,000, 15,000, 10,000, 2592। ये कॉस्ट तो सबसे पहले कॉपी हो ही गई। लेकिन साथ में क्वेश्चन ने कहा था ये जो मशीन ऑपरेशन मेंटेनेंस है 63,000, इसको पहली 3 एक्टिविटीज में 4:3:2 के प्रोपोर्शन में बांट दो। तो अगर 63,000 को 4:3:2 के प्रोपोर्शन में बांटा जाए तो सर पहले में ऐड हो जाएगा 25,200, नहीं 4:3:2 के प्रोपोर्शन में आपको बांटना है, 4 3 7 2 9 है। अच्छा, 63,000 डिवाइड बाई 9 इंटू 4, सर ये आ जाएगा 28,000 4 के लिए, टी के लिए इट विल बी 21,000 और 2 के लिए इट विल बी 14,000। तो सेटअप की कॉस्ट हो गई 48,000, स्टोर रिसीविंग की 36, इंस्पेक्शन 24,000, मटेरियल हैंडलिंग जो गिवन था उतना ही रहना है। कॉस्ट ड्राइवर के नाम तो आपको दिए हुए हैं, कॉपी करने हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, रिक्विजिशन, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन और ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। सर कॉपी करने हैं ये तो। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, सर नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ऊपर क्वेश्चन ने बोला है 24-24 यूनिट का प्रोडक्शन रन है, तो अगर 720 यूनिट है तो 720 डिवाइड बाई 24, 30, 600 के लिए 600 डिवाइड बाई 24 25, 480 है तो 480 डिवाइडेड बाई 24 20, और 504 यूनिट है तो 24 के अकॉर्डिंगली 21। तो टोटल जो आपके प्रोडक्शन रन बनेंगे वो बनेंगे आपके 96 प्रोडक्शन रन बन गए। तो अगर 48,000 की कॉस्ट है 96 प्रोडक्शन रन के लिए तो 500 रुपए पर प्रोडक्शन रन आपका कॉस्ट ड्राइवर रेट आ गया। रिक्विजिशन की बात करें तो क्वेश्चन ने कहा था 50 रिक्विजिशन है पर प्रोडक्ट, ईच प्रोडक्ट के लिए। 4 प्रोडक्ट है तो 200, 4 प्रोडक्ट है तो 200, 36,000 की कॉस्ट है 200 के लिए, तो एक के लिए 180 रुपए की कॉस्ट आ गई। 24,000 रुपए ये प्रोडक्शन रन पे, ये तो 96 के लिए है, तो एक रन के लिए 250 रुपए की कॉस्ट है इंस्पेक्शन की। मटेरियल हैंडलिंग की बात करें तो ऑर्डर एग्जीक्यूटेड क्वेश्चन ने दिया हुआ था 192 है,
तो आपकी जो कॉस्ट है 2592 दैट इज फॉर 192 ऑर्डर्स, तो पर ऑर्डर 13.5 रुपए की कॉस्ट है। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड, इंटीग्रेट द टोटल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सर अब चारों प्रोडक्ट जो है ABCD, उसकी ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके देनी है। तो ठीक है, इन रेट को कंसीडर करते हुए हम कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो नोट लिख दिया जो पीछे हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया था, ये नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन वगैरह कैलकुलेट करके दिखा दिए हैं। क्या क्वांटिटी इतनी थी तो क्वांटिटी पर प्रोडक्शन रन ये था, तो आपके नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन इतने इतने आ गए, टोटल 96। क्वांटिटी ऑफ बैच ऑर्डर भी यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। वैसे तो 192 ऑर्डर्स टोटलिटी में तो गिवन थे, 192 टोटलिटी में तो गिवन थे, बट क्वेश्चन ने कहा था 12 यूनिट का एक ऑर्डर है। तो आप अगर इसको इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हो तो 720 डिवाइड बाई 12, 600 डिवाइडेड बाई 12, 480 डिवाइड बाई 12 और 504 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स या नंबर ऑफ बैचेस जो है वो प्रोडक्ट वाइज भी पता चल जाएंगे। जो टोटल तो 192 गिवन ही था, तो अभी जरूरत नहीं पड़ी, बट आगे जाके इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद अगर हम स्टेटमेंट बना दें तो सर 5 कॉलम बन जाएंगे आपके, 6 कॉलम बना दिए, प्रोडक्ट ABCD 4 प्रोडक्ट, टोटल का कॉलम भी यहाँ पे कंसिडर किया। 4 एक्टिविटीज है, जिसमें सबसे पहली एक्टिविटी जो आपकी वो सेटअप कॉस्ट है। सेटअप कॉस्ट है सर, सेटअप कॉस्ट का आपने रेट कैलकुलेट किया है कितना, 500 रुपए पर रन, और नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन आपको पता है कितने कितने सर, बिल्कुल पता है। तो 2400 ये रहे 30 इंटू 500, 25 इंटू 500, 20 इंटू 500 और 21 इंटू 500, ये आपको सेटअप की कॉस्ट पता चल गई। स्टोर इक्विजिशन में तो ज्यादा हेडेक है ही नहीं, आपने रेट कैलकुलेट किया 180 रुपए पर इक्विजिशन। क्वेश्चन ने कहा था हर एक प्रोडक्ट के लिए 50-50 रिक्विजिशन है, तो सभी में कॉस्ट सेम आ जाएगी 180 इंटू 50, 180 इंटू 50, सब में सेम कॉस्ट आ जाएगी 9000 की। इसके बाद इंस्पेक्शन भी प्रोडक्शन रन पे ही डिपेंड करता था। इंस्पेक्शन का रेट था 250 रुपए, तो 250 इंटू 30, 250 इंटू 25, 250 इंटू 20 और 250 इंटू 21, आपको इंस्पेक्शन की कॉस्ट पता लग गई, टोटल 24,000। मटेरियल हैंडलिंग का जो रेट था वो था 13.5 रुपए पर बैच, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बैचेस भी हमने निकाली हैं, तो 13.5 इंटू 60, 13.5 इंटू 50, 13.5 इंटू 40 एंड 13.5 इंटू 42। आपको यहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट पता लग गई, टोटल था इसका 2592। बस सर सबका टोटल कर लिया, और टोटल करके अगर आप नंबर ऑफ यूनिट जो क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास दैट इज 720, 600, 480 एंड 504 से डिवाइड करोगे तो आपको आपकी कॉस्ट पर यूनिट पता लग गई। सिंपल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन आपने अपनी क्लासेस में करा हुआ है, फिगर्स माइनर सी चेंज थी, 720 की बजाय आई थिंक 1440 थी, 600 की बजाय 1200 थी, ऐसा कुछ फिगर्स में चेंज था। बाकी डिट्टो सेम लैंग्वेज का क्वेश्चन आपने अपनी क्लासेस में ऑलरेडी करा हुआ है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर। इसके बाद आपको क्वालिटी कॉस्ट का टॉपिक भी करवाया था मैंने, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके अंदर आपको ये बी पार्ट का आंसर भी पता था। क्वालिटी इज द डिग्री टू विच ए सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल रिक्वायरमेंट। इन दिस कंटेक्स्ट आपको क्वालिटी का कॉन्सेप्ट बताना था, और साथ में जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी होती है अंडर डिफरेंट कैटेगरीज, उनको थोड़ा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके देना था। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अपने नोट्स में से ही यहाँ पे कॉपी कर दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को एक्सप्लेन। तो इसको आप एक बार रीड करके देख सकते हो, इसको एक बार आप रीड करके देख लेना। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, क्वालिटी फेलियर कॉस्ट, ये क्वालिटी कॉस्ट होती है। क्वालिटी कंट्रोल में प्रिवेंशन, अप्रेजल, और क्वालिटी फेलियर में इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये थ्योरी क्वेश्चन, ये भी अटेम्प्ट किया जा सकता था अगर आपको किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिक्कत हो तो। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से दे दिया, और सीधा सीधा ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन था, और मैं कहूंगा ये क्वेश्चन फाइनल लेवल के हिसाब से काफी इजी क्वेश्चन था। सर ये क्वेश्चन अगर आप इंटर वाले बच्चे को भी देते हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, तो वो भी आराम से अटेम्प्ट कर लेता, क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, केवल और केवल टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि आपको कैलकुलेशंस इसमें सारी की सारी ही करनी पड़ रही थी। क्वेश्चन नंबर 5, Syntec Limited operating a system of standard costing makes and sells a single product, नाम है जुलाम, for which the standard cost is as follows। अपने पास पर यूनिट डेटा गिवन है
कहते हैं मटेरियल लगेगा 4 kg एट द रेट ऑफ 12, 48 रुपीज की कॉस्ट। लेबर की लगेगा 5 आवर्स एट द रेट ऑफ 735। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 5 आवर एट द रेट ऑफ रुपी 210। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड 5 आवर्स एट द रेट ऑफ रुपी 10। टोटल विल बी 143। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड इज डीम्ड टू वेरी विद द आवर्स वर्क। सर नहीं भी लिखा हुआ होता तो भी हम विद द आवर्स ही अज्यूम करते हैं। ओवरहेड इज अब्सॉर्ब्ड इनटू प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ प्रोडक्शन and the normal volume of production for the period just ended was 20,000 units, that is 1 lakh standard hours of production। ठीक है, नॉर्मल प्रोडक्शन अगर आपको जरूरत कहीं पड़े तो 20,000 यूनिट्स और 1 लाख स्टैंडर्ड आवर्स आप उसके ले सकते हो। इसकी जरूरत आपको फिक्स्ड ओवरहेड में ही पड़ती है, बाकी तो बिना इसके भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फॉर द पीरियड अंडर कंसिडरेशन, एक्चुअल में आपने जुलाम के 18,000 यूनिट्स बनाई, मटेरियल यूज किया 76,000 केजी, जिसकी कॉस्ट है 8,36,000। तो यहां पे आप डिवाइड करके इजीली अपना रेट कैलकुलेट कर सकते हो 11 रुपए का। लेबर की कॉस्ट की बात करें तो 84,000 आवर्स की वर्किंग हुई, जिसकी कॉस्ट 6,04,800 है। तो इसका भी आप बहुत इजीली रेट कैलकुलेट कर पाओगे 7.2 पर आवर। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 1,72,000 की कॉस्ट है, आवर्स तो वही 84,000 ही रहेंगे, तो इसका फ्रैक्शन में आ रहा है 2.0476 के आसपास। और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का खर्चा आपका 10,30,000 है। क्वेश्चन ने यहाँ पे 3 रिक्वायरमेंट पूछ ली। पॉइंट नंबर 1 में कहा एसेस एंड शो बाय एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ आउटपुट फॉर द पीरियड। सर आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट शो करनी है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर आपको शो करनी है तो बहुत इजीली आप शो कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल कहूं तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड आपको बना के देना है। तो सर हमने एक्चुअल में कितनी यूनिट बनाई थी? हमने एक्चुअल में 18,000 यूनिट बनाई थी। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट हम शो किया करते हैं। तो 18,000 यूनिट, 18,000 इंटू 48 मटीरियल आ जाएगा, 18,000 इंटू 35 आपका लेबर आ जाएगा, 18,000 इंटू 10 आपका वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और 18,000 इंटू 50 आपका फिक्स्ड ओवरहेड आ जाएगा। बस सर यही आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ आउटपुट है, सिंपल। सेकेंड पॉइंट, एनालाइज द रेलिवेंट वेरिएंसेस ऑफ ऑल कॉस्ट, जिसमें आपको मटेरियल वेरिएंसेस, वेजेस वेरिएंसेस और ओवरहेड में ऑफ कोर्स वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं। बट क्वेश्चन ने यह भी बोला है कि जब आप फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड के वेरिएंसेस निकालो तो सब वेरिएंस ऑफ कैपेसिटी एंड वॉल्यूम एफिशिएंसी आर नॉट रिक्वायर्ड। आपको जैसे हम बात करें तो फिक्स्ड ओवरहेड में कॉस्ट वेरिएंस होता है। कॉस्ट वेरिएंस के 2 पार्ट होते हैं, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम। देन वॉल्यूम के 2 पार्ट करते हैं, एफिशिएंसी, कैपेसिटी। और कैपेसिटी में देन 2 पार्ट क्या करते हैं हम, कैलेंडर और रिवाइज कैपेसिटी। तो क्वेश्चन चाहता है कि कैपेसिटी के आप सब वेरिएंस ना निकाल के दो, नहीं निकाल के देंगे, और वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस वगैरह भी कैलकुलेट मत करके दो। तो सर सब वेरिएंस आपको कैलकुलेट नहीं करके देने हैं वॉल्यूम और कैपेसिटी के। इसका मतलब हमें कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम और कैपेसिटी, ये 4 वेरिएंसेस कैलकुलेट करके देने हैं, क्योंकि इसके पार्ट आपको शो नहीं करने हैं। तो ठीक है सर, सबसे पहले तो हम डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस बना लेते हैं, जैसे मैं नॉर्मली करवाता हूं। डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस, स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो आपको एक यूनिट का डेटा गिवन है, तो मैंने स्टैंडर्ड 1 यूनिट ही लेकर, सर 4 kg लगेगा 12 के अकॉर्डिंगली 48 रुपीज की कॉस्ट। एक्चुअल में आपने कितनी यूनिट बनाई है? तो सर एक्चुअल में हमने 18,000 यूनिट बनाई है, तो 18,000 के लिए रॉ मटेरियल कितना लगना चाहिए? 4 इंटू 18,000 72,000, तो 12 रुपए के हिसाब से कॉस्ट आनी चाहिए 864। एक्चुअल में आपकी कितनी कॉस्ट आ गई? तो एक्चुअल में 76,000 केजी रॉ मटेरियल यूज किया, 11 रुपए का रेट आ जाएगा कैलकुलेट होके जब आप 836 को डिवाइड करोगे 76,000 से। सर इसी के बेसिस पे आपको मटेरियल वेरिएंसेस पहले शो कर दूं, बेस्ट रहेगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 864 की कॉस्ट आनी चाहिए थी, कॉस्ट आई है 836 की, दैट इज फेवरेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। 864 माइनस 836, 28,000 रुपए फेवरेबल आ जाएगा आपका मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल का प्राइस वेरिएंस फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस 12 रुपए, एक्चुअल प्राइस 11 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 76,000 इज द क्वांटिटी, तो प्राइस वेरिएंस आ जाएगा आपका 76,000 फेवरेबल। यूसेज वेरिएंस फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 72,000, एक्चुअल क्वांटिटी 76,000, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस आपका 12 रुपए का, तो यूसेज वेरिएंस आ जाएगा आपका 48,000 एडवर्स।
सिमिलर बेसिस पे हम लेबर के लिए अपना डेटा प्रिपेयर कर लेते हैं। सर 1 यूनिट स्टैंडर्ड के लिए 5 आवर्स कंज्यूम होंगे एट द रेट ऑफ ₹7, 35 की कॉस्ट है, लेकिन एक्चुअल में आपने 18,000 यूनिट बनाई तो 18,000 इंटू 5 90,000 आवर्स लगने चाहिए एट द रेट ऑफ ₹7, 6,30,000 की कॉस्ट आनी चाहिए। बट एक्चुअल में 84,000 आवर्स की वर्किंग हुई और उसके लिए लेबर की कॉस्ट आई है 6,04,800, तो ये रेट कैलकुलेट होके आ गया आपका 7.2 का। इसके बेसिस पे अगर लेबर वेरियांसेस भी कैलकुलेट कर ले तो सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरियांस, स्टैंडर्ड कॉस्ट 6,30,000 माइनस एक्चुअल कॉस्ट 6,04,800, लेबर कॉस्ट वेरियांस आ गया 25,200 फेवरेबल। सेकंड, लेबर रेट वेरियांस, स्टैंडर्ड रेट ₹7 माइनस एक्चुअल रेट 7.2 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स 84,000, रेट वेरियांस आ गया आपका 16,800। थर्ड है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, फार्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स 90,000 माइनस एक्चुअल आवर्स 84,000 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट ₹7, तो ये आपका एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया 42,000 एडवर्स, वो फेवरेबल 42,000 फेवरेबल। सिमिलरली आप वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस के लिए भी अपना डेटा प्रिपेयर कर सकते हैं, डेटा फॉर वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। सिमिलरली कैलकुलेशन चलेगी, सर 1 यूनिट के लिए आवर्स तो वही लेबर वाले लेने हैं 5 एट द रेट ऑफ ₹10, वो ₹2, तो ₹2 की आपकी कॉस्ट आ गई। 18,000 यूनिट्स के लिए 90,000 आवर्स एट द रेट ऑफ ₹2, 1,80,000 की कॉस्ट आनी चाहिए थी। एक्चुअल आवर्स तो ये 84,000 सेम रहेंगे जो लेबर के हैं। वेरिएबल ओवरहेड की जो एक्चुअल में कॉस्ट इनकर हुई है वो है आपकी 1,72,000, तो इसको डिवाइड किया तो ये 2.0476 समथिंग आया, ये आया। तो मैंने यहाँ पे लिखते वक्त तो फिलहाल जो है वो राउंड ऑफ लिख दिया, बट कैलकुलेशन करते वक्त मैं 4 डिजिट कंसीडर करूंगा। तो अगर हम बात करें वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस की, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट 1,80,000 माइनस एक्चुअल कॉस्ट 1,72,000, 8,000 फेवरेबल आपका वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आ गया। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस की बात करें तो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट ₹2 माइनस एक्चुअल रेट मैंने कंसीडर किया 2.0476, 4 डिजिट लिए मैंने ताकि हम आंसर के बिल्कुल पास पहुंच जाए, मल्टीप्लाई एक्चुअल आवर्स 84,000, तो हमें एक राउंड ऑफ फिगर मिल गई 4,000 एडवर्स। और इसके बाद एफिशिएंसी वेरिएंस वही स्टैंडर्ड आवर्स 90,000 माइनस एक्चुअल आवर्स 84,000 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट आपका ₹2 का था, तो 12,000 रुपए आपका फेवरेबल एफिशिएंसी वेरिएंस भी आ गया। इसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में जाते हैं, तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस के लिए मैंने अलग से डेटा प्रिपेयर कर लिया है। बजटेड आवर्स, सर क्वेश्चन ने बोला था कि नॉर्मल प्रोडक्शन 20,000 यूनिट 1 लाख घंटे हैं, तो वो 1 लाख घंटे मैंने यहां पे कंसिडर कर लिया। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड क्वेश्चन ने आपको बोला था, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड क्वेश्चन ने आपको ₹10 पर आवर का रेट बताया था, ₹10 पर आवर का रेट बताया था, तो ₹10 के हिसाब से ये 10 लाख रुपए आ गया, 10 लाख रुपए आ गया। एक्चुअल में आपने 84,000 आवर्स की वर्किंग करी है, यहीं से उठा सकते हो, एक्चुअल आवर्स 84,000 और स्टैंडर्ड आवर्स 90,000, तो ये तो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाता है। ये बजटेड रेट यहाँ पे भी कॉपी होकर स्टैंडर्ड आवर्स को बजटेड रेट से मल्टीप्लाई करोगे, अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड 9 लाख रुपए आ गए, और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड आपके पास क्वेश्चन में गिवन था दैट इज 10,30,000, तो वो यहाँ पे लिख के आप चाहो तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड को एक्चुअल आवर्स से डिवाइड करके एक्चुअल रेट निकाल सकते हो, हालांकि एक्चुअल रेट की कोई रेलेवेंसी नहीं। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के लिए अगर आप जाते हो, फॉर्मूला होता है अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस में एक्चुअल ओवरहेड, तो सर ये 1,30,000 आपका एडवर्स कैलकुलेट होके आ गया। एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है बजट माइनस एक्चुअल, तो 10 लाख माइनस 10,30,000, इट विल बी 30,000 एडवर्स। इसके बाद मैंने कैपेसिटी वेरिएंस कैलकुलेट कर दिया है, एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय बजटेड रेट। सर एक्चुअल आवर्स थे आपके 84,000 माइनस बजटेड आवर्स 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10। बाकी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किए हैं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ही बोला था सर कैपेसिटी वेरिएंस के सब और वॉल्यूम वेरिएंस आपको कैलकुलेट, वॉल्यूम एफिशिएंसी आपको कैलकुलेट नहीं करने हैं। तो सर ठीक है, हमने कैपेसिटी के सब वेरिएंस, वॉल्यूम एफिशिएंसी ये कैलकुलेट करके नहीं दिए। तीसरे पॉइंट में क्वेश्चन ने कहा एक काम करो, आप रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना दो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का। तो सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करी थी, स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने यहाँ पे एक्चुअल में कैलकुलेट करी ली थी पहले 25,74,000 रुपए, 25,74,000। एक्चुअल कॉस्ट अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल कॉस्ट आप क्वेश्चन में देख लो, एक्चुअल कॉस्ट आप यहाँ पे क्वेश्चन में टोटल कर लो 836
प्लस 6,04,800 प्लस 1,72,000 प्लस 10,30,000 26,42,800 26,42,800 आपकी एक्चुअल कॉस्ट है। हमें इसको रिकंसाइल करना है, तो सर इसमें वेरिएंसेस एडजस्ट कर दो बस। आप, मैं मेनली मोटा मोटी कर रहा हूं, आप चाहो तो मटेरियल कॉस्ट की जगह प्राइस और यूसेज लिख दो, लेबर में रेट और एफिशिएंसी लिख दो, वेरिएबल ओवरहेड में भी रेट और एफिशिएंसी लिख दो, फिक्स्ड ओवरहेड में सीधा सीधा कॉस्ट वेरिएंस, क्योंकि उन्होंने वॉल्यूम वगैरह तो कैलकुलेट करने से मना किया था। बाकी मैंने यहाँ पे आंसर मैच करवाना है आपने, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 28,000 फेवरेबल, लेबर कॉस्ट वेरिएंस 25,200 फेवरेबल, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस 8,000 फेवरेबल और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस 1,30,000 एडवर्स। सर ये कंसीडर कर लिए यहां पे। अब आपको ध्यान देना है ये कॉस्ट है, तो सर कॉस्ट फेवरेबल बोलने का मतलब कॉस्ट कम आना, तो जो फेवरेबल है वो आपके स्टैंडर्ड कॉस्ट में से माइनस होते जाएंगे, और जो एडवर्स है वो आपकी कॉस्ट को बढ़ाएगा, तो वो प्लस कर लो, तो ये 3 हो जाएंगे माइनस, ये हो जाएगा प्लस। अकॉर्डिंगली आप अपने एक्चुअल कॉस्ट 26,42,800 पे पहुंच जाओ। तो इस तरीके से ये 14 मार्क्स का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको क्वेश्चन करना था, किसी भी तरीके का कोई ट्रिकी पॉइंट नहीं था सर, इसमें आपके 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स आने चाहिए, कोई ट्रिकी पॉइंट नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले बच्चे को भी ये क्वेश्चन दे दिया जाए वो भी कर लेगा। सीएमए इंटर ग्रुप 1 तो मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि इसमें ओवरहेड वेरिएंसेस होता नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हो, तो क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट कर दिए, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपको ट्रांसपोर्टेशन में से और पार्ट बी आपको सिमुलेशन में से दे दिया, और ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको याद दिला दूं कि एसएफएम का जो जून 2025 का पेपर हुआ था, उसका 100% डिटेल सॉल्यूशन हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जून 2025 सजेस्टेड आंसर की लिस्ट देखिए, उसमें आपको एसएफएम के 100% डिटेल सजेस्टेड आंसर मिल जाएंगे। अगर आपके लिए ये वीडियो जो चल रहा है ये बेनिफिशियल है, तो लाइक बटन को इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में आप लोग भूल जाते हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और जो भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन शो कर रहा हूं, इसका पीडीएफ आप हमारी मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस वीडियो को देखने और एससीएम की क्लासेस बाई करना चाहते हैं, तो बेस्ट क्लासेस एससीएम की आप बाई कर सकते हो। अगर आपको मोबाइल व्यू करना है क्लासेस का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मोबाइल ऐप है उसी से आप डायरेक्ट बाई कर सकते हो। इमीडिएट एक्टिवेशन हो जाएगा क्लासेस का जैसे ही आप वहां पे बाई करते हो। और अगर आपको क्लासेस लैपटॉप, डेस्कटॉप या पीसी पे देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां पे आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। आपको सॉफ्ट कॉपी लेनी है, बुक की सॉफ्ट कॉपी ले सकते हो, हार्ड कॉपी लेनी है, हार्ड कॉपी ले सकते हो। इवन पूरी इंडस्ट्री में मैक्सिमम वैलिडिटी के ऑप्शंस हम अपनी क्लासेस के प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको केवल 2 महीने के लिए क्लासेस चाहिए, तो वो भी मिल जाएगी, और अगर आपको लगता है कि मुझे 2 साल के लिए क्लासेस चाहिए, वो भी मिल जाएगी। मैक्सिमम वैलिडिटी ऑप्शन इन द इंडस्ट्री हम प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 6A, इजी क्वेश्चन फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन। सीएनजी लिमिटेड, CNGL, एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG कंपनी हैज 3 प्लांट्स प्रोड्यूसिंग गैस एंड 4 आउटलेट है। मतलब 3 प्लांट है, यहां पे गैस प्रोड्यूस होती है, और 4 आउटलेट है जहां पे आपको सेंड करनी है। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गैस फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्शन प्लांट टू द आउटलेट, प्रोडक्शन कैपेसिटी of each plant and requirement at different outlet shown in the following cost matrix table। तो इसके अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट गिवन है, जो हमें ऑफ कोर्स मिनिमम टू मिनिमम करनी होती है। प्लांट है X, Y और Z, आउटलेट है A, B, C और D। X की प्रोडक्शन कैपेसिटी 700 यूनिट्स, Y की प्रोडक्शन कैपेसिटी 400, Z की प्रोडक्शन कैपेसिटी 600। इसका टोटल किया तो सर ये 1700 बनता है। ए की रिक्वायरमेंट 400, बी की रिक्वायरमेंट 450, सी की रिक्वायरमेंट 350 और डी की रिक्वायरमेंट 500। इसका भी टोटल किया
तो ये भी 1700 बनता है, मतलब ये बैलेंस्ड मैट्रिक्स तो है। और ये आपको यहाँ पे सेल्स के अंदर कॉस्ट बताती है। द कॉस्ट इन द कॉस्ट मैट्रिक्स इज गिवन इन थाउजेंड ऑफ रुपीज। सर किसी में भी गिवन हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एनालाइज एंड शो द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल इन ए वे which minimizes the transportation cost of the company using web। सर आपको शेड्यूल बताना है कहां से कितना जाए ताकि हमारी कॉस्ट कम हो, और बताओ टोटल कॉस्ट कितनी आएगी वो आपको बतानी है। तो सर इसके लिए आपको क्वेश्चन ने बोल दिया है कि वैम अप्लाई करना है। क्वेश्चन ना भी बोले तो हम वैम ही अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वैम से जो रिजल्ट आते हैं वो बेस्ट रिजल्ट होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको मैट्रिक्स कॉपी करनी है। प्लांट कॉपी कर लिए XYZ, प्लांट कॉपी हो गए XYZ, आउटलेट कॉपी हो गए ABCOD, साथ में कॉस्ट कॉपी कर लिए सर। कॉस्ट है 4686, कॉस्ट कॉपी कर लिए 3525, 3965, कॉपी कर लिए। हर एक प्लांट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी कॉपी कर लिए 700, 400, 600, और हर एक आउटलेट की जो रिक्वायरमेंट है 400, 450, 350 और 500 वो भी कॉपी कर लिए। इसके अंदर आप पेनल्टीज निकालते हो। सबसे पहले पेनल्टी 1 निकाली, जिसके लिए दो जो मिनिमम फिगर होती है उसका डिफरेंस लिया जाता है। तो यहां पे 4 और 6 का डिफरेंस आ गया 2, यहां पे 2 और 3 का डिफरेंस आ गया 1, यहाँ पे 3 और 5 का डिफरेंस आ गया 1। सिमिलर कॉलम वाइज बात करें तो 3 और 3 का डिफरेंस 0, यहाँ पे 5 और 6 का डिफरेंस 1, यहाँ पे 2 और 6 का डिफरेंस 4, यहाँ पे 5 और 5 का डिफरेंस 0। तो 4 इज द हाईएस्ट पेनल्टी। तो जहां पे आपको हाईएस्ट पेनल्टी दिख रही है उस रो या कॉलम में जहां पे कम से कम कॉस्ट है वहां पे अलॉटमेंट कर दो। तो यहाँ पे अलॉटमेंट होगा सबसे पहला। अलॉटमेंट में देखा कि सी की रिक्वायरमेंट 350 है, वाई के पास अवेलेबिलिटी 400 है, तो विच एवर इज लोअर। तो सर 350 का अलॉटमेंट यहाँ पे कर दिया। जैसे ही 350 का अलॉटमेंट किया तो ये सी जो है इसकी रिक्वायरमेंट हो गई फुलफिल, और वाई के पास 400 से केवल अब 50 यूनिट बच गई। दूसरी पेनल्टी अप्लाई करी सर, 4 और 6 का डिफरेंस 2, यहाँ पे 3 और 5 का डिफरेंस 2, यहाँ पे आपका 3 और 5 का डिफरेंस 2। कॉलम वाइज देखा तो यहाँ पे 3 और 3 का डिफरेंस 0, यहाँ पे 5 और 6 का डिफरेंस 1, ये खत्म हो गया। यहाँ पे 5 और 5 का डिफरेंस 0, तो 2 बचा। तो मैंने यहाँ पे देखा कि 2 जो पेनल्टी है, पेनल्टी 2 में यहाँ पे तीनों में 2 है। अब यहाँ पे मैंने देखा तो मिनिमम कॉस्ट 4 रुपए है, यहाँ पे 3 रुपए मिनिमम है, और यहाँ पे 3 रुपए। तो सर मिनिमम जो कॉस्ट होती है वहां पे कर देते हैं। तो 3 रुपए के लिए आप जा सकते थे, दोनों में से कोई भी अडॉप्ट कर सकते थे। मैंने यहाँ पे वाई का अडॉप्शन किया है कि सर यहाँ पे 3 पे ए की रिक्वायरमेंट तो 400 है, बट वाई के पास अवेलेबिलिटी 50 है, तो यहाँ पे 50 का अलॉटमेंट कर दिया। जैसे ही 50 का अलॉटमेंट किया वैसे ही वाई जो है वो खत्म हो गया, और ए को 50 यूनिट मिल गई, तो 350 की डिमांड अभी बच गई। इसके बाद थर्ड पेनल्टी कैलकुलेट करी, वही 4 और 6 का डिफरेंस 2, और 3 और 5 का डिफरेंस 2। कॉलम वाइज देखा तो 3 और 4 का डिफरेंस 1, यहाँ पे 5 और 6 का डिफरेंस, यहाँ पे सर ये खत्म हो गई ना, ये वाली लाइन खत्म हो गई, तो 6 और 9 का डिफरेंस 3, और यहाँ पे 5 और 6 का डिफरेंस 1। तो हाईएस्ट पेनल्टी 3 थी, तो यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट पे अलॉटमेंट किया, मिनिमम कॉस्ट 6 रुपए बची थी। तो बी की रिक्वायरमेंट 450 थी, एक्स के पास 700 यूनिट थी, तो विच एवर इज लोअर, तो 450 यूनिट का अलॉटमेंट कर दिया। जैसे ही 450 यूनिट का अलॉटमेंट किया वैसे ही बी जो है उसकी रिक्वायरमेंट हो गई खत्म, और एक्स के बाद 700 से 450 माइनस करके 250 यूनिट बच गई। पेनल्टी नंबर 4 अप्लाई करी, 4 और 6 का डिफरेंस 2, ये रो रही नहीं, यहाँ पे 3 और 5 का डिफरेंस 2, इसकी पेनल्टी मैंने थोड़ा सा इधर लिख दी है। 3 और 4 का डिफरेंस 1, बी बचा नहीं, सी बचा नहीं, डी में 5 और 6 का डिफरेंस 1। तो सर हाईएस्ट 2 था, तो यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट मुझे दिखाई दे रही थी 4 रुपए, यहाँ पे मुझे मिनिमम कॉस्ट दिखाई दे रही थी 3 रुपए, तो मैंने 3 रुपए पे अलॉटमेंट कर दिया। 3 रुपए पे अलॉटमेंट किया तो रिक्वायरमेंट थी 350 की, अवेलेबिलिटी थी 600 की, विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पे 350 का अलॉटमेंट कर दिया। जैसे ही 350 का अलॉटमेंट किया, ए की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, और जेड के पास 350 यूनिट कम होकर 250 यूनिट बच गई।
अब केवल एक ही आपके पास कॉलम बचा था, तो बचा हुआ अलॉटमेंट कर दो। 250 यूनिट यहाँ पे बची है, ये 250 यूनिट अलॉट कर दी, तो एक्स की पास जो यूनिट थी वो खत्म हो गई, और यहाँ पे 250 यूनिट थी ये अलॉट कर दी, तो यहाँ पे जेड के पास जो प्रोडक्शन था वो खत्म हो गया, और साथ में डी की रिक्वायरमेंट भी खत्म हो गई। बस अब सर कॉस्ट निकाल दो। एक्स का अलॉटमेंट किया है बी से 6 इंटू 450 का, और डी में 6 इंटू 250 का, वाई में 3 इंटू 50, वाई से ए और वाई से सी 2 इंटू 350, जेड से 3 इंटू 350, और जेड से डी 5 इंटू 250। टोटल आ गया 6600 कॉस्ट। दैट इज द आंसर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सर कोई नया पॉइंट नहीं था, आप ऑलरेडी अपनी क्लासेस में ट्रांसपोर्टेशन में ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन करके जा रहे हो, बिल्कुल बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा था। इसके बाद पार्ट बी, जैसा कि मैंने कहा, सिमुलेशन में से देखने को मिल रहा है, और ये क्वेश्चन तो आपने बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन अपनी क्लासेस में करा हुआ है विदाउट एनी फिगर चेंज। क्वेश्चन नंबर 6 बी, द मैनेजमेंट ऑफ पीकॉन लिमिटेड इज कंसीडरिंग द प्रपोजल ऑफ मार्केटिंग ए न्यू प्रोडक्ट। द फिक्स्ड कॉस्ट रिक्वायर्ड इन द प्रोजेक्ट 4000 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट है। Three factors are uncertain: selling price, variable cost, and sales volume. The product has a life of only 1 year, and the management has the data on these three factors as under. Selling price 3, 4, 5 हो सकता है, probability given है. Variable cost 1, 2, 3 हो सकती है, probability given है. Sale unit 2000, 3000, 5000 हो सकती है, इसकी भी probability given है. तो सिंपल यहाँ पे 3 स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर रेंज प्रिपेयर हो जाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ 15 रैंडम नंबर। आपको 15 यहाँ पे रैंडम नंबर दिए हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन चाहता है यूजिंग द सीक्वेंस, पहले जो 3 नंबर है वो पहले ट्रायल के लिए लेने हैं, तो 5 ट्रायल हो जाएंगे। सिमुलेट द एवरेज प्रॉफिट फॉर द अबव प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ 5 ट्रायल। सर 5 ट्रायल करो और एवरेज प्रॉफिट बताओ। तो ठीक है, सबसे पहले तो सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, सेल यूनिट और इनकी प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर रेंज आपको मैं शो कर देता हूं। ये रहा स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर। सर सेलिंग प्राइस आपका 345 हो सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.2, 0.54, 0.3 है। कॉपी पेस्ट हो गया। प्रोबेबिलिटी को क्यूमुलेट कर लो, 0.2 प्लस 0.5, 0.7 प्लस 0.3, 1। तो रैंडम नंबर रेंज आ गई 0 to 19, 20 to 69, 70 to 99। वेरिएबल कॉस्ट, सर वेरिएबल कॉस्ट 1, 2, 3, प्रोबेबिलिटी 0.3, 0.6 और 0.1 हो सकती है। क्यूमुलेट कर लो इसको, 0.3 प्लस 0.6, 0.9 प्लस 0.1, 1। ये आ गया 0 to 29, 30 to 89, 90 to 99। इसके बाद सेल्स वॉल्यूम 2000, 3000, 5000, प्रोबेबिलिटी है 0.3, 0.3 और 0.4। क्यूमुलेट कर लो, 0.3 प्लस 0.3, 0.6 प्लस 0.4, 1। 0 to 29, 30 to 59 और 60 to 99। सर अगर रैंडम नंबर रेंज पता चल गई और हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट होता ही क्या है? सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस हो जाए तो कंट्रीब्यूशन आ जाए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर लिया जाए सेल्स वॉल्यूम से, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाए, और उसमें से जो क्वेश्चन में 4000 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है वो माइनस कर दिया जाए तो प्रॉफिट आ जाए। तो बस इसी के बेसिस पे ये स्टेटमेंट ऑफ सिमुलेशन तैयार किया गया। सर 5 ट्रायल करने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले रैंडम नंबर पिक कर लिए सेलिंग प्राइस के, 81, 04, 67, 10 और 39। ये सेलिंग प्राइस के रैंडम नंबर कॉपी हो गए। 81, सर 81 चेक किया तो 81 आ गया आपका 5 रुपए का सेलिंग प्राइस। 04 आ गया आपका 3 रुपए के अंदर कवर हो गया। 67 आ गया मेरा 4 रुपए में। 10 आ गया मेरा 3 रुपए में, और 39 आ गया मेरा 4 रुपए में। सेलिंग प्राइस पता लग गया। रैंडम नंबर पिक कर लो सेकंड वेरिएबल कॉस्ट के, वेरिएबल कॉस्ट के रैंडम नंबर है 32, 46, 25, 40 और 68। कॉपी हो गया। सर 32 2 रुपए, 46 2 रुपए, 25 1 रुपए, 40 2 रुपए, 68 2 रुपए। रैंडम नंबर थर्ड पिक करो फॉर सेल्स वॉल्यूम, 60, 31, 24, 2 और 8। कॉपी कर लिया। 60, 5000, 31,
3000, 24, 2000, 02, 2000, 08, 2000। सर ये सेल्स वॉल्यूम आपको पता लग गया। प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस 5 रुपए माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो 3 रुपए का कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई में 5000, 15000 का कंट्रीब्यूशन माइनस 4000 का फिक्स कॉस्ट, 11000 का प्रॉफिट। 3 माइनस 2, 1 रुपए का कंट्रीब्यूशन, 3000 पे 3000 का कंट्रीब्यूशन माइनस 4000 किया तो नेगेटिव 1000। 4 माइनस 1, 3 रुपए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 2000 यूनिट 6000 माइनस 4000, 2000 का प्रॉफिट आ गया। 3 माइनस 2, 1 रुपए का कंट्रीब्यूशन 2000 यूनिट पे तो 2000 माइनस 4000 किया तो नेगेटिव 2000 आ गया। 4 माइनस 2, 2 रुपए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 2000 यूनिट तो 4000 का टोटल कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट माइनस करी तो 0 आ गया। इसका टोटल किया तो ये 10,000 आ गया और 10,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट है 5 ट्रायल पे, तो एवरेज प्रॉफिट आंसर होगा आपका 2,000 रुपए। सर वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम सिमुलेशन, इससे इजी क्वेश्चन आप 7 नंबर में एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो था दैट इज फ्रॉम नेटवर्क एनालिसिस। सीधा सीधा आपको 14 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पे नेटवर्क एनालिसिस का देखने को मिल गया, जो कि एक्सपेक्टेड भी होता है। Simcon, a construction company, has an opportunity to submit a bid for the construction of administrative building of an LNP Limited. From the specification provided, project manager has estimated most likely, optimistic and pessimistic completion time in days for each activity of the project as under. तो आपको यहाँ पे A से लेकर H तक एक्टिविटी, उनके इमीडिएट प्रेडिसेसर और टाइम जो है मोस्ट लाइकली, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक गिवन है, जिसमें क्वेश्चन की डिमांड काफी सारी है। एक एक करके देखा जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन चाहता है एसेस द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन फॉर ईच एक्टिविटी। सर एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन का फॉर्मूला होता है TO प्लस 4TM प्लस TP, या फिर TP प्लस 4TM प्लस TO डिवाइडेड बाई 6। तो यहां पे आपके लिए कैलकुलेशन नो डाउट तैयार करके रखी हुई है एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन की। अगर मैं यहां पे बात करूं तो 4 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6, 8 प्लस 12 इंटू 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 6, 4 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 12 डिवाइड बाई 6, 1 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6, 2 plus 2 into 4 plus 2 divided by 6, 4 plus 5 into 4 plus 6 divided by 6, 10 plus 14 into 4 plus 18 divided by 6, 18 plus 20 into 4 plus 34 divided by 6। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपके फॉर्मूला होता है TO प्लस 4TM प्लस TP डिवाइड बाई 6। इसी फॉर्मूले को TO का मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम, TM का मतलब मोस्ट लाइकली टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना होता है, TP मतलब पेसिमिस्टिक टाइम। ये एक होता है, ये 4 होते हैं, ये एक होता है, तो टोटल मिला के 6 हो गए, तो डिवाइड बाई 6 इसको करके आप अपना एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में क्वेश्चन ने कहा आपको पर्ट नेटवर्क बनाना है और इसके सारे के सारे पाथ बनाने हैं। तो सर इसके लिए आपको थोड़ा सा ये ट्रिकी था, ये हल्का फुल्का ट्रिकी था, बाकी करवाए हुए इस तरीके के क्वेश्चन आपको क्लासेस में दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बट ट्रिकी तो था। सबसे पहले आपको 3 एक्टिविटी कंसीडर करनी थी ABC। तो सर सबसे पहले ये 3 एक्टिविटीज हमने कंसीडर करी A, B और C। सबसे पहले हमने ये 3 एक्टिविटीज कंसीडर कर ली, दैट इज A, B और C। साथ के साथ मैंने इसका टाइम ड्यूरेशन भी लिख दिया यहाँ पे देख के, A का 5 दिन, B का 12 दिन और C का 6 दिन। इसके बाद आपने क्या करना था, A और B दोनों से एक्टिविटी ड्रॉ करनी थी D, लेकिन A और B के स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम है दो एक्टिविटीज के, दोनों से आपने कोई एक्टिविटी ड्रॉ करनी आगे, तो बिना डमी के काम हो ही नहीं सकता। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, B से A की तरफ एक डमी इंट्रोड्यूस कर दी, और अब ये जो है ये इवेंट A और B दोनों का कॉमन बन गया, तो यहां से एक्टिविटी ड्रॉ कर दी D, जिसका टाइम ड्यूरेशन कितना था 3 दिन का,
तो यहाँ पे डी के साथ टाइम ड्यूरेशन भी लिख दिया 3 डेज। इसके बाद आपने बी से ई एक्टिविटी ड्रॉ करनी थी, तो बी से ई एक्टिविटी ड्रॉ करनी थी। यही रीजन था जिसकी वजह से मैंने बी से ए की तरफ मूव ऑन किया, क्योंकि अगर मैं ए से बी की तरफ मूव ऑन करके डी निकालता तो फिर ई बी ए और बी का कॉम्बिनेशन बन जाता। अब ये तो सिंगल बी का इवेंट ही है, बी का इवेंट है, तो यहां से हमने एक्टिविटी ड्रॉ कर दी ई, और ई का टाइम ड्यूरेशन जो है वो भी हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ था 2 दिन, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 2 दिन। इसके बाद आपने सी से एफ ड्रॉ करना था, तो मैंने यहां पे ये जो सी एक्टिविटी का इवेंट था इससे ड्रॉ कर दिया एफ एक्टिविटी ड्रॉ कर दी, और इसका टाइम ड्यूरेशन भी मेंशन कर दिया। एफ का टाइम ड्यूरेशन 5 था, तो 5 दिन यहां पे शो कर दिया। इसके बाद आपने बी और सी से जी एक्टिविटी ड्रॉ करनी थी। अब प्रॉब्लम ये थी, अगर मैं बी को सी की तरफ लेके आता और यहां से जी ड्रॉ करता तो एफ बी और सी का कॉम्बिनेशन बन जाता। अगर मैं सी से बी की तरफ जाता और यहां से जी ड्रॉ करता तो ई एक्टिविटी भी बी और सी का कॉम्बिनेशन बन जाता। इस वजह से आपने क्या करना पड़ेगा, आधी डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी बी से, और फिर आधी एक्टिविटी एक और डमी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी सी से, और बीच में ये आपको एक इवेंट डालना पड़ेगा। तो ये जो इवेंट है, ये इवेंट दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया। ये इवेंट केवल बी का रह गया, ये इवेंट केवल सी का रह गया। ये बीच का इवेंट जो बी और सी का कॉम्बिनेशन बन गया, यहां से आप एक्टिविटी जी जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, और मैंने इसका टाइम ड्यूरेशन भी लिख दिया है 14। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा डी ई और एच से आपने जी एक्टिविटी ड्रॉ करनी है। तो ये वाला जो इवेंट था, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डी ई और जी, तो इससे हमने यहां पे एक एक्टिविटी ड्रॉ कर दी एच, इसका टाइम ड्यूरेशन 22 था, वो लिख दिया। तो ये पर्ट डायग्राम जो था वो थोड़ा सा ट्रिकी था। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपने करा हुआ नहीं, आपने करा हुआ है, बट अब आपका एग्जाम में कितना दिमाग चला वो मैटर करता है। क्वेश्चन ने कहा इसके पाथ भी बता दो सारे के सारे, तो सर मैंने यहाँ पे 6 पाथ बने वो बता दिए। पहला पाथ बन रहा था ए डी और एच, टाइम ड्यूरेशन 5 + 3 8 + 22 30 डेज बन रहा था। दूसरा पाथ आपका बनता है बी से, आप ऊपर की तरफ अगर चले जाओ, यहां से जा सकते हो, बी से इधर जाके डी एच आ जाओ, तो 12 3 15 और 22 37 डेज का पीरियड लगेगा। मैं डायरेक्ट बी से ई और ई से एच भी आ सकता हूं, तो 12 2 14 और 22 36 डेज का टाइम लगेगा। इसके अलावा मैं बी से इधर डमी की तरफ भी आ सकता था, बी से इधर डमी की तरफ आके जी से एच की तरफ भी जा सकता था, तो 12 + 14 + 22 48 डेज का टाइम लगेगा बी जी एच में। अगर मैं सी से जाऊं तो मेरा पहला तो यह है कि मैं सी से जी की तरफ मूव करके एच की तरफ चला गया, तो 6 + 14 + 22 इट विल बी 44 6 42 आ रहा है, एक सेकेंड रुक जाओ, 6 यहां से मूव करता हूं, सी जी एच की तरफ जाता हूं, तो 6 14 20 और 22, सर ये 42 बनता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। पीजीएच का तो 12 14 26 ठीक है। या फिर एक दूसरा ऑप्शन ये था मैं सी से एफ डायरेक्ट चला जाऊं, तो 6 और 5 11 दिन बनता है। तो ये मेरे पाथ थे। सेकंड रिक्वायरमेंट यही थी, आपको पर डायग्राम बना के आपको पाथ बताने थे। मैंने साथ के साथ पाथ के ड्यूरेशन भी बता दिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में यही था, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ एंड असेस द एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सर क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जिसमें ड्यूरेशन हाईएस्ट है, तो क्रिटिकल पाथ है आपका बीजीएच। एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन सर 48 डेज का है। साथ में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी बताना है। तो सर स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट ऑफ वेरियांस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो क्रिटिकल पाथ पे 3 एक्टिविटीज है बी जी और एच, इसका वेरियांस निकालना पड़ेगा। तो मैंने यहीं पे वेरियांस का फॉर्मूला लिख लिया, टीपी माइनस T0/6 का स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेरियांस ऑफ ईच एक्टिविटी। तो यहाँ पे 16 - 8 डिवाइडेड बाई 6 इसका स्क्वायर 1.78 आ गया बी का। जी जो है वो था 18 - 10 डिवाइड बाई 6 का स्क्वायर 1.78 आ गया। 34 - 18 डिवाइड बाई 6 का स्क्वायर 7.11 आ गया। ये तीन ही एक्टिविटी थी क्रिटिकल पाथ पे, तो तीनों का एडिशन कर लिया, तो ये आपका वेरियांस आ गया टोटल। इसका रूट करोगे तो आपको आपका स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा, दैट इज 3.27। ये थी आपकी
थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, क्रिटिकल पाथ, ड्यूरेशन बताना उसका, और साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन भी बताना। बता दिया सर। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्वेश्चन ने कहा assess the probability that the project will be completed in 54 days। कहते हैं प्रोजेक्ट आपका 54 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, बताओ इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसके लिए आप z कैलकुलेट करते हो, z इज इक्वल टू x माइनस बार एक्स डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। सर आप कितने पीरियड की बात कर रहे हो, 54। हम कितना पीरियड कैलकुलेट करके बैठे हैं, क्रिटिकल पाथ 48, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 3.27, तो ये z की वैल्यू आई 1.83 समथिंग आएगा, जिसको राउंड ऑफ में 1.84 ले लिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 1.84 था और 1.84 पे ये 0.4667 है। तो सर ये पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव होता है तो 0.5 में हम ऐड कर लेते हैं z वैल्यू, तो ये आ जाएगा 96.67 प्रोबेबिलिटी। अगर ये माइनस होता है तो 0.5 में से ये आप माइनस कर दो। दिस इज द फोर्थ रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। फिफ्थ पॉइंट में थोड़े से चेंजेस किए, कहते हैं देयर इज एविडेंस दैट मैनेजर्स आर पुअर इन एस्टिमेटिंग एक्सट्रीम वैल्यूज। जो वैल्यूज है उसको एस्टिमेट करने में मैनेजर थोड़े से पुअर है। तो इट इज सस्पेक्टेड दैट इन दिस प्रोजेक्ट द टाइम फॉर ए, बी, सी एंड एफ अंडर एस्टिमेट द पेसिमिस्टिक टाइम। कहते हैं पेसिमिस्टिक टाइम तो ए, बी, सी, एफ एक्टिविटी में एक दिन से अंडर एस्टिमेट किया है, मतलब ज्यादा होना चाहिए बाई 1 डे, एंड ओवर एस्टिमेट द ऑप्टिमिस्टिक टाइम बाई 1 डे। और ऑप्टिमिस्टिक टाइम जो है वो आपने ओवर एस्टिमेट किया है, तो इस टाइम को तो आपने अंडर एस्टिमेट किया है तो एक एक दिन बढ़ा दो, और ओवर एस्टिमेट कर लिया ऑप्टिमिस्टिक टाइम तो इसको एक एक दिन से कम कर देंगे। सर मुझे ज्यादा एक्टिविटीज से मतलब नहीं है, मुझे तो क्रिटिकल पाथ वाली एक्टिविटीज से मतलब है, BGH से। साथ में कहते हैं इन द केस ऑफ टास्क जी और एच की बात करें तो अंडर और ओवर एस्टिमेशन आपने 2 दिन मान के चलना है। इन कंसिडरेशन ऑफ अबव एस्पेक्ट आपको नई प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 54 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, इसकी नई प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सिंपल सी बात है, मुझे 3 एक्टिविटी से मतलब है बी, जी और एच। इसमें मुझे क्या करना है, जो पेसिमिस्टिक टाइम है वो आपने अंडर एस्टिमेट किया तो उसको तो एक एक दिन से बढ़ा देना है। पेसिमिस्टिक टाइम जो है BGH में मुझे एक एक दिन से बढ़ा देना है। पेसिमिस्टिक टाइम ये रहा सर, B 17 कर दो, G 19 कर दो, और H जो है वो 35 कर दो। नहीं एक सेकंड रुक जाओ, B में एक दिन है तो इसको 17 कर दो, G और H में 2-2 दिन है तो इसको 20 और 36 कर दो, ठीक है। और जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है वो ओवर एस्टिमेट करा हुआ है तो उसको कर दो कम, तो 8 को कर दो 7, 10 को कर दो 8 और 18 को कर दो 16। अब दोबारा से वेरिएंस निकाल लो, डिवाइड बाई 6 स्क्वायर डिवाइड बाई 6 स्क्वायर डिवाइड बाई 6 स्क्वायर, तो आपको नया वेरिएंस पता लग जाएगा। टोटल आ गया 17.89, इसका रूट करोगे तो आपको नया स्टैंडर्ड डेविएशन पता चलेगा। फिर से z वैल्यू निकालोगे, 54 रिक्वायर्ड है, क्रिटिकल पाथ 48 डिवाइडेड बाई 4.23, तो सर ये वैल्यू आ गई आपकी 1.42 की, ये वैल्यू आ गई आपकी 1.42 की। तो ये 1.42 मुझे यहाँ पे मिल गया था। ये है 0.4222, 0.4222, तो 0.5 में ये ऐड हो जाएगा 92.22। इसमें मैं ये सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा कि ये जो फिफ्थ पॉइंट है इसमें जब ICMAI का इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर आए तो एक बार चेक कर लेना, क्योंकि देखो अगर इंस्टीट्यूट कम कैलकुलेशन करवाना चाहता है तो यही होगा, लेकिन अगर इंस्टीट्यूट इसको थोड़ा और ब्रॉडली लेकर जाना चाहे तो थोड़ा सा और टिपिकल भी बनाई जा सकती है कैलकुलेशन। क्या सर ये जो फिगर्स है, ये जो आपने चेंजेस किए हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है इतना आगे तक जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो पूरा ही क्वेश्चन दोबारा से करने वाली बात हो जाती है। क्योंकि अगर आप ये टाइम पीरियड चेंज करते हो, अगर आप ये टाइम पीरियड चेंज करते हो तो उस सिचुएशन में फिर आप दोबारा से एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन निकालोगे BGH का, क्योंकि इसमें भी चेंजेस आएंगे। फिर अगर एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन दोबारा निकालते हो तो फिर सर ये दोबारा बनेगा, क्योंकि इसके टाइम पीरियड में भी चेंजेस आएंगे, हो सकता है क्रिटिकल पाथ भी आपका चेंज हो जाए।
और क्रिटिकल पाथ अगर आपका चेंज होगा तो फिर आपको ये वेरिएंसेस दोबारा निकालने पड़ेंगे और अकॉर्डिंगली ये कैलकुलेशन बनेगी। बट मुझे लगता नहीं है कि इतना सब कुछ इंस्टीट्यूट करके देगा, क्योंकि 5 रिक्वायरमेंट है, 14 नंबर की वेटेज है। ऑलरेडी इसके अंदर आपसे पर्ट नेटवर्क जो है वो बनवा लिया गया, जो ट्रिकी पॉइंट था। एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन कैलकुलेट करवाए गए, पाथ बनवाया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें 5वें पॉइंट में पूरा का पूरा क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करने के लिए बोला गया हो। तो इस वजह से मैंने अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस है जो मेरा, उसके हिसाब से मुझे यही लगता है कि यहीं पे चेंजेस होके आपको यही आंसर मिल जाएंगे। और एक मैंने जब ऐसे कैलकुलेट किया तो मुझे डायरेक्ट यहाँ पे फिगर भी मिल गई जेड की, जो इसके अंदर गिवन भी है। तो अकॉर्डिंगली यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी एक बार आईसीएमआई का सजेस्टेड आंसर जरूर देख लेंगे जब आएगा तब। बाकी ये 99.99% अपना करेक्ट होगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, इसके 2 पार्ट किए गए। पार्ट ए में आपको मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन दिया गया और पार्ट बी जो है उसमें आपको बिजनेस फॉरकास्टिंग का क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8A, रोलेक्स लिमिटेड, a monopolist, can effectively segment the market into 2 sub-market with the demand function P1 is equal to 400 minus 2Q1 and P2 is equal to 300 minus 2Q2, where Q is equal to Q1 plus Q2, that is total production of 2 sub-markets. Cost function जो है of 2 sub-markets are, cost function है 3000 plus 60Q. If price discrimination is allowed, मतलब दोनों जगह prices अलग अलग है, assess the maximum possible profit that can be earned by monopolist Rolex Limited from 2 sub market. हमें बताना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना अर्न किया जा सकता है। तो सर इसके लिए आपको यहाँ पे ऑफ कोर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी काफी सारी। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे रेवेन्यू फंक्शन क्रिएट किया है, क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि हमें निकालना है प्रॉफिट। रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो ही लास्ट में जाके प्रॉफिट आना है। रेवेन्यू क्या होता है सर? हमें पता है कि प्राइस को अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए तो रेवेन्यू आ जाता है। मार्केट है 2, मार्केट 1 और मार्केट 2। तो सबसे पहले मैंने मार्केट 1 को कंसीडर किया। मार्केट 1 जो है 400 माइनस 2Q1, दिस इज द P1 की वैल्यू लिख दी 400 माइनस 2Q1 मल्टीप्लाई बाई Q1। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 400 Q1 माइनस 2Q1 का स्क्वायर। सिमिलरली मार्केट 2 में डेटा है अपना 300 माइनस 2Q2, दैट इज द P2। 300 माइनस 2Q2 मल्टीप्लाई बाई Q, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया Q2, तो ये आ गया 300 Q2 माइनस 4Q2 का, वो 2Q2 का स्क्वायर। ये आ गया मेरा रेवेन्यू फंक्शन। इसके बाद हम क्रिएट करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। मार्केट 1 डेरिवेटिव ऑफ R1 अपन में डेरिवेटिव ऑफ Q1 इज इक्वल टू, तो सर ये आ गया आपका Q1 कॉमन लोगे तो 400 माइनस ये आ गया 2 का स्क्वायर 4Q1। सिमिलरली इसकी बात करें तो ये आ गया 300 माइनस 4Q2, 300 माइनस 4Q2। इसके बाद मैंने कंसीडर किया MR इज इक्वल टू 1, तो सर 400 माइनस 4Q1 इज इक्वल टू 0 रखा तो Q आ गया 100। सिमिलरली 300 माइनस 4Q2 रखा तो Q2 आ गया 75। तो आपको यहां से क्वांटिटी पता चल गई मार्केट 1 और मार्केट 2 में कितनी कितनी आप सेल कर सकते हो, और टोटल क्वांटिटी पता चल गई दोनों की मिला के 175 है। जब आपको Q1 Q2 पता चल गया तो आप इजीली अपने प्राइसेस कैलकुलेट कर सकते हो। P1 था 400 माइनस 2Q1, 400 माइनस 2Q1 मतलब 100, तो ये आ गया 200। और P2 इज इक्वल टू 300 माइनस 2Q2, तो Q2 की वैल्यू यहाँ पे रखोगे 75, ये आ गया 150। सर अब हमारे पास रेवेन्यू भी है, अब हमारे पास कॉस्ट फंक्शन भी है, तो हम इजीली अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू क्या होता है सर? जो भी क्वांटिटी आप बेचोगे उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे। क्वांटिटी कितनी है 100, प्राइस कितना है 200 मार्केट 1 का। सिमिलरली मार्केट 2 का क्वांटिटी कितनी है 75, प्राइस कितना है 150, तो 75 इंटू 50, ये हो गया टोटल रेवेन्यू ऑफ बोथ द मार्केट माइनस कॉस्ट। सर कॉस्ट का फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है 3000 प्लस 60Q। 3000 एक तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट है, 60 इज द वेरिएबल कॉस्ट जो कि क्वांटिटी पे आएगी। तो 3000 प्लस 60Q, Q कितना है टोटल मिला के 175। इसको सॉल्व कर लो, आपको आपका नेट प्रॉफिट पता चल गया
17,750। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8A। इस तरीके से आपको सॉल्व करके आना था। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8B बचता है दैट इज फ्रॉम बिजनेस फोरकास्टिंग मॉडल। क्वेश्चन नंबर 8B फ्रॉम बिजनेस फोरकास्टिंग मॉडल। क्वेश्चन नंबर 8B लास्ट क्वेश्चन ऑफ SCM पेपर, टॉनिब लिमिटेड। और ये एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में से पूछा गया। नॉर्मली जो है वो फोरकास्टिंग का पूछा करते हैं, है तो ये भी फोरकास्टिंग का ही, बट आपको इस फोरकास्टिंग के लिए एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कॉन्सेप्ट यूज करना था। टॉनिब लिमिटेड डीलिंग इन logistic business has a business wing named ship unloading. During the year 2023 and 24, they have the following quarterly figures in tonnage of material unloading from ship. कितना कितना आपने टन माल अनलोड किया है क्वार्टरली बेसिस पे वो गिवन है। ईयर 2023 में क्वार्टर 1 में 200, 2 में 188, थर्ड में 179, फोर्थ में 195 टन। 2024 में फर्स्ट क्वार्टर में 2 टन, सेकेंड क्वार्टर में 225 टन, थर्ड क्वार्टर में 210 और फोर्थ क्वार्टर में 202 टन। स्मूथिंग कोएफिशिएंट जो है वो आपको 0.1 लेके चलना है, जिसको आप अल्फा भी बोल देते हो, सिंबल ए से इंडिकेट करते हो, अल्फा बोल देते हो। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी इफ द फोरकास्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 इज 195। ये तो आपको एक्चुअल दे दिया, लेकिन कहते हैं मान लो कि 2023 का ये जो पहला क्वार्टर है इसका हमारा फोरकास्ट 195 टन हो, तो एसेस द फोरकास्ट फिगर फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025। तो नेक्स्ट ईयर 2025 का जो पहला क्वार्टर होगा इसका फोरकास्ट बताओ क्या होगा। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहां पे यूज करना है। तो सर इसके लिए आपको फॉर्मूला वगैरह पता होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में फोरकास्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में फ्यूचर फोरकास्ट का फॉर्मूला होता है अल्फा। अल्फा प्रीवियस एक्चुअल प्लस 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस फोरकास्ट। जहां पे अल्फा जो है, अल्फा क्वेश्चन में गिवन है, अल्फा होता है स्मूथिंग कोएफिशिएंट दैट इज 0.1 गिवन है क्वेश्चन में। तो जब आप 1 माइनस अल्फा करोगे यहां पे तो ये आ जाएगा 0.9। तो मतलब आपको यहां पे 0.1 लेना है अल्फा की जगह, और 1 माइनस ए की जगह आपको लेना है 0.9। और आपको यहां पे प्रीवियस एक्चुअल और प्रीवियस फोरकास्ट लेने होते हैं फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए। कैसे? तो सर स्टेप 1 में आपको क्या करना है, सबसे पहले 2023 और 24 का जो डेटा है उसके बेसिस पे कैलकुलेशन अपने को करनी है। ये मैंने आपको ही बता ही दिया कि अल्फा जो है वो 0.1 है, तो 1 माइनस अल्फा आपका 0.9 आ गया। 2023 का क्वार्टर 1 का जो फोरकास्ट है वो आपको नहीं कैलकुलेट करना, क्योंकि वो तो गिवन है 195 टन। तो सर वो तो गिवन है 195 टन। जब आप 2023 का क्वार्टर 2 का फोरकास्ट करोगे, फॉर्मूला क्या है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस एक्चुअल। अल्फा क्या है, अल्फा तो सर ये 0.1 ही रहेगा, ध्यान देना ये सेम रहेगा, ठीक है। और ये 1 माइनस अल्फा भी सेम रहेगा 0.9। अगर मैं क्वार्टर 2 की बात कर रहा हूं तो मेरे लिए प्रीवियस क्या है, क्वार्टर 1 है। प्रीवियस मेरे लिए क्या है, क्वार्टर 1 है। तो क्वार्टर 1 का एक्चुअल, सर क्वार्टर 1 का एक्चुअल क्या था, 200। क्वार्टर 1 का एक्चुअल क्या था, 200 प्लस 1 माइनस ए तो 0.9 है ही। प्रीवियस फोरकास्ट मतलब पिछले क्वार्टर का फोरकास्ट, सर पिछले क्वार्टर का फोरकास्ट क्या है, 195। बस इसको सॉल्व करोगे आपको आपका क्वार्टर 2 का फोरकास्ट पता चल जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से चलना है। क्वार्टर 3 में आपको क्वार्टर 2 का डेटा लेना है। क्वार्टर 2 का एक्चुअल क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। क्वार्टर 2 का एक्चुअल 188 और क्वार्टर 2 का फोरकास्ट यहां से लोगे 195.5, 194.75 आ जाएगा। क्वार्टर 4 के लिए जाओगे तो क्वार्टर 3 का एक्चुअल 179 और क्वार्टर 3 का एस्टिमेशन 194.75, ये आ जाएगा 193.175। 2025 4 क्वार्टर 1 में जाओगे तो क्वार्टर 4 का एक्चुअल 23, क्वार्टर 4 का एक्चुअल 195 और क्वार्टर 4 का एस्टिमेशन 193.175। क्वार्टर 2 में जाओगे तो क्वार्टर 1 का एक्चुअल
210, एस्टिमेशन फोरकास्ट 193.3575। क्वार्टर 3 में जाओगे तो क्वार्टर 2 का एक्चुअल 225, क्वार्टर 2 का एस्टिमेशन 195.02175, ये फिगर आ जाएगी। क्वार्टर 4 में जाओगे तो क्वार्टर 3 का एक्चुअल 200, क्वार्टर 3 का एस्टिमेशन 198.01975, तो ये आ जाएगा। अब मैं इजीली 25 की कैलकुलेशन भी कर ही सकता हूं सर। 2025 ये तो रहेंगे सेम 0.1 और 0.9, मतलब अल्फा 0.1 रहेगा, 1 माइनस अल्फा 0.9 रहेगा। 2025 के लिए 2024 का जो चौथा क्वार्टर है उसका एक्चुअल 202 और 2024 के लास्ट क्वार्टर का फ्यूचर वो प्रीवियस फोरकास्ट 198.2176175। तो आपका 2025 क्वार्टर 1 का फोरकास्ट आएगा 198.59 समथिंग समथिंग, वी कैन से 198.6 जो है वो आपका फाइनल आंसर है। तो सर इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 बी अटेम्प्ट करना था और इस तरीके से आपको ये जो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का पेपर है वो अटेम्प्ट करना था। आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। बाकी अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि इसमें अगर आपने अटेम्प्ट किया हो क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, 5 इज द इजीएस्ट, 4th इज द इजीएस्ट, मतलब 5 जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे इसमें आपके 4, 5, 6, 7 तो अटेम्प्ट होने ही होने चाहिए। इसके अलावा 4, 5, 6, 7 क्यों आप 3 ले लो, 3 4 में थ्योरी था, 4 में सर थ्योरी था, तो अगर आप थ्योरी पढ़ के जा रहे हो, क्लासेस में करवाया हुआ है, तो आप 3, 4, 5, 6, 7 अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर सकता है। और 8 क्वेश्चन वो बच्चे करें जिनको मैक्सिमम मिनिमम बिजनेस फोरकास्टिंग आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये टॉपिक समझ में नहीं आते, रीजन बीइंग कि उनका मैथ स्ट्रांग नहीं होता इस वजह से। तो बाकी तो अपनी अपनी चॉइस होती है। बाकी इसमें अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 जो था वो ज्यादा इजी था। और अगर आप थ्योरी अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, आपको सर्विस सेक्टर वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था, तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते। तो ये एससीएम का पेपर था, मिला जुला पेपर था, इजी ही कहा जाएगा, वैसे टफ तो बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा, बट इजी से थोड़ा बेटर पेपर था, मॉडरेट पेपर आप इसको बोल सकते हो, जिसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू में भी इतना ज्यादा कोई दम देखने को नहीं मिला था, हमने सॉल्व किए थे, और आगे भी इतना कोई ट्रिकी पेपर तो देखने को नहीं मिल रहा है। तो वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल था, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक बटन को प्रेस करके जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि जहां तक मेरा आइडिया है, जिस टाइम पे हम एससीएम जून 2025 का सजेस्टेड आंसर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, इस टाइम तक जहां तक मेरा आइडिया है, शायद किसी ने भी इतना डिटेल में 100% डिटेल में सॉल्यूशन अभी तक अपलोड यूट्यूब पे नहीं किए हैं। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और उनको भी बोलिए कि वो भी अपनी परफॉर्मेंस चेक करे, और अगर उनको एग्जाम देने हैं आगे के, तो ऑफ कोर्स इस पेपर को जरूर आप सॉल्व करके जाइए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि जो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाए हैं उसका पीडीएफ आप हमारी मोबाइल ऐप से ही डाउनलोड कर पाओगे, और कोई अदर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। क्लासेस बाई करनी है मोबाइल ऐप से कर सकते हो, वेबसाइट के थ्रू भी आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो फाइनल लेवल पे एसएफएम और एससीएम दोनों ही जो मेरे पेपर हैं जून 2025 के सॉल्यूशन 100% मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।